नमस्कार दोस्तों। चर्चा का आज हमारा जो है चौथा एपिसोड है और पिछले सारे एपिसोड्स को आप लोगों ने पसंद भी किया है और इस एपिसोड को भी मैं कोशिश करता हूँ कि आप सभी पसंद भी करेंगे और लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे, क्योंकि आज जो है बात होगी युवाओं के विषय में। क्योंकि भारत में आमतौर पर नौकरियों की बात होती है, रोज़गार की बात होती है, लेकिन कभी भी बात इस पर नहीं होती है कि भारत में उद्यमशीलता के कितने अवसर हैं या फिर भारत में युवा उद्यमी बनने के लिए अभिप्रेरित क्यों नहीं हो रहे हैं। और इस सब्जेक्ट पर बात करने के लिए अभी जल्दी ही प्रखरदीप साही जी भी हमसे जुड़ेंगे और जो भी डाटा और फैक्ट्स होगा वो आपके सामने रखेंगे। और नमस्कार प्रकाश जी। नमस्कार आशुतोष, कैसे हो? बढ़िया है। बढ़िया। चलो, यहाँ भी सब बढ़िया है। मौसम कैसा है मऊ में? एक मिनट, थोड़ा सा नॉइज कैंसिलेशन करना था। हाँ, तो आज का जो टॉपिक है क्लियर होगा आपको, क्योंकि मैंने देखा था हाँ, कि हमारी बात हुई। उद्यमशीलता के अवसर, हाँ। तो हाँ। ये आज का टॉपिक है। और मेरे ख्याल से आज काफ़ी लोग जुड़ेंगे भी इस टॉपिक के लिए। और हाँ। हाँ, क्योंकि युवाओं के विषय में बात होगी आप। आज के पूरे टॉपिक में। और आपको अच्छा। पता ही है, युवा ही तो मतलब हमारे देश के रीढ़ हैं। और युवाओं को आगे बढ़ाना मतलब सबका कर्तव्य भी होना चाहिए। सरकार भी प्रयत्न कर रही है इस विषय में बहुत सारे। और हाँ। इसमें सबसे पहले मैं मतलब जो है अगर प्रश्नों की शुरुआत करना चाहूँ, तो भाई कोई भी एक आम युवा यही जानना चाहेगा सबसे पहले कि उद्यमशीलता है क्या, मतलब उद्यमशीलता क्या है। ठीक है। मैं इसको शेयर कर दूं पहले ना, ताकि मेरे फ्रेंड इसमें जुड़ सकें। और ये हो गया। हाँ, तो थैंक यू आशुतोष फॉर कॉलिंग फॉर दिस सब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट के लिए बुलाने के लिए धन्यवाद आपका। और काफी महत्वपूर्ण सब्जेक्ट चुना था हमने लास्ट टाइम, जैसे सब लोगों ने बताया भी था कि हाँ सब्जेक्ट कौन सा लेना है, और सबने सजेशन किया था कि हाँ जो रोजगार और उद्यम पे हमारे देश में बात होना चाहिए, और हम बात करने के लिए आज यहाँ पे हैं। सबसे पहले आप सबको मैं गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ आपको भी। हम्म। और एक आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है। अगर आप ध्यान दें, आज के ठीक 30 साल पहले हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी एंड उस समय के वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह एक ने बजट ले आए थे, जिसको ऐतिहासिक बजट कहा जाता है। भारत के इतिहास में सबसे बड़ा बजट कहा जाता है, जो कि जो हाँ, आज उसका दिवस है। आज मतलब उसके पूरे 30 सालों कंप्लीट हुए हैं। तो इसके लिए मैं सबसे पहले भारत सरकार को हार्दिक बधाई देना चाहूंगा, ताकि उस परिस्थिति से भी हम लोग बाहर निकल के आ सके, जैसा कि 1991 में था हमारे देश के सामने। एलपीजी, लिक्विड लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन जैसे कॉन्सेप्ट हमारे देश में आए उसके बाद से। हाँ, तो इसके लिए मैं सबको बधाई देना चाहूंगा। आते आज के टॉपिक पे। टॉपिक तो सबसे पहले जो आपने सवाल उठाया कि उद्यमशीलता है क्या। सब देखिए, अगर इसको दो चीज देखा जाए कि उद्यमशीलता और रोजगार, हाँ, अर्थ को सृजन करने का दो तरीका होता है किसी भी साधारण मनुष्य के लिए। साधारण मतलब सामान्य जन जीवन में दो ही तरीके होते हैं धन को अर्जित करने के लिए। आपको उद्यम करें या फिर रोजगार करें। ठीक है। रोजगार आपका वो ये सामान्य परिस्थिति है कि आप एक शिक्षा ग्रहण करते हो, शिक्षा ग्रहण करने के बाद आप एक सेक्टर में जाकर उसमें जॉब करते हो, रोजगार करते हो, आप नौकरी करते हो, वो रोजगार हो जाते हैं। फिर आते हैं उद्यम। जब आप कोई अपने निर्णय पे, तो अपनी नीतियों के द्वारा आप कोई ऐसा कार्य शुरू करते हो जो आपके आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो, तो वो उद्यम कहलाता है। अगर सामान्य आदमी की भाषा में बात करें, ज्यादा ऊपर न जाते हुए, इकोनॉमी और अर्थशास्त्री न बनते हुए, अगर हम सामान्य सी बात करें, तो ये उद्यमशीलता होता है, उद्यम होता है। और रही बात आज के परिवेश की, जो जैसा कि रोजगार के हालात हैं, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं।
और जैसा कि बाकी एक माहौल तैयार हो रहा है, तो ये आज के समय की आवश्यकता है कि उद्यमी हर व्यक्ति रोजगार की तरफ अग्रसर होकर एक मतलब एक उद्यम के क्षेत्र में भी जाए, ताकि वहां पे भी एक मजबूत रोजगार वो सृजन कर सके दूसरों के लिए, ना कि अपने लिए रोजगार ढूंढने से अच्छा है कि अगर आप एक स्थापित उद्यम स्थापित करो बढ़िया से, तो बाकियों के लिए भी रोजगार दे सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक उद्यम का तरीका। आगे अगर मैं इसमें बात करूं कि जैसे अगर एक युवा को उद्यमी बनना है आज के टाइम पे, जैसे अगर उसको अपना कुछ लगाना है, उद्योग लगाना है, तो उसके लिए उसके अंदर हाँ क्या क्या चीजें आवश्यक है, क्या क्या चीजें जरूरी है उसके अंदर? हाँ, ये बहुत सही मुद्दा उठाया आपने। आशुतोष, सबसे पहले हम बात करें उद्यमी, एक उद्यमी बनने के लिए, एक सफल उद्यमी बनने के लिए अब युवाओं में क्या क्या गुण होने चाहिए। सबसे पहला ही कहूंगा विल पावर, इच्छा शक्ति जिसको कहते हैं, करने की क्षमता, करने की इच्छा जिसको कहेंगे ना, विल पावर इज द मोस्ट क्रूशियल थिंग कि आप कोई भी उद्यमी के अंदर, इसके बिना तो संभव ही नहीं है व्यवसाय करना। ऐसा नहीं है कि मतलब किसी के थोपने पे अगर आप व्यवसाय करने जाओगे, किसी के थोपने पे अगर आप एंटरप्रेन्योर बनोगे, कोई स्टार्टअप शुरू करोगे या कोई धंधा शुरू करोगे, तो वो बहुत दिन तक सस्टेन नहीं कर पाएगा। अगर आपको सस्टेनेबिलिटी चाहिए, अगर आपको एक अच्छे से समाज में स्थापित करके अगर अर्थव्यवस्था में अगर आपको एक मजबूत उद्यम स्थापित करना है, तो आपको उसके लिए एक विल पावर होना चाहिए आपके अंदर, इच्छा शक्ति। दूसरा, कुछ करने की चाहत, जो कि हम उसमें विल पावर में कर सकते हैं, लेकिन इसको अलग से भी डिस्कस करें। अगर हम करने की चाहत कि एक 9 to 5 जॉब के अलावा कि हम किसी सेक्टर में अपना एक पहचान स्थापित करें, 10 लोगों के लिए रोजगार, समाज के लिए 10 लोगों के लिए रोजगार पैदा करें, समाज के लिए एक कुछ अलग हटके करें, तो उसके लिए वो एक कुछ करने की चाहत होनी चाहिए उसके अंदर। तीसरा है कि एक रोजगार परक उसके अंदर स्किल भी हो। ऐसा ना हो कि सिर्फ मतलब, समझ रहे हैं आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि शिक्षा के क्षेत्र में जब उसने शिक्षा अर्जन किया। हाँ हाँ, कुछ कह, हाँ, आवाज स्लो आ रही है तो शायद आप। मैं ये कह रहा था कि मतलब पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि 12वीं तक की शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें उद्यमशीलता हम्म। को सीख, मतलब 12वीं के बाद ऑटोमेटिक युवा उद्यम अपना जो है स्थापित करने की तरफ प्रेरित हो सके। हाँ 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 हाँ, तो हाँ, इच्छा शक्ति होना चाहिए, विल पावर जिसको कहेंगे हम, अगर शब्द अगर उसको शब्दांकित करें तो विल पावर होना चाहिए, कुछ करने की चाहत होनी चाहिए, स्किल होनी चाहिए उसके अंदर, कि मतलब हाँ ऐसा ना हो कि एक बहुत मास्टर डिग्री चाहिए उद्यमी बनने के लिए। ऐसा नहीं कि अगर आप बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन उठा के देख, हमारे इतिहास में, भारतीय इतिहास में, विश्व के इतिहास में देखिए, जैसे आप जिसपे हम लोग लाइव करें, मार्क जगरबर्ग का एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं सबसे पहली बार। इस कॉलेज ड्रॉप आउट, इसका कॉलेज भी पूरा नहीं हो पाया था, पढ़ाई में बहुत मास्टर नहीं कहा जा सकता, लेकिन आज देखिए फेसबुक कहाँ से कहाँ तक पहुंचा। 2004 में स्टेब्लिश हुई कंपनी, आज 2021 में वर्ल्ड पावर है। आज ये फेसबुक कंपनी के कहाँ पहुंचे आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। हाँ ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे ऐसे आपको हिस्ट्री में एग्जाम्पल मिलेंगे। भारतीय इतिहास उठा के देख लीजिए, विश्व का इतिहास उठा के देख लीजिए, आप अपने आस पड़ोस में देख लीजिए, बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपने आस पड़ोस में ही देखें तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल होंगे जो बहुत सारे मास्टर्स डिग्री नहीं है उनके पास, फिर भी वो उद्यम क्षेत्र में काफी सफल रहे हैं। हाँ तो हाँ, तो इस लेकिन स्किल, वही कहना कि एक एजुकेशन से ज्यादा स्किल की जरूरत पड़ती है। अगर आपके अंदर एक स्किल है कि अगर आपको कुछ तरीका है, जैसे कुछ कई लोग को देखते हैं बात अच्छा करते हैं, होता है कि हाँ 4 लोगों को बांधने का कला होता है उनके अंदर। ठीक, कुछ हाँ आदमी के अंदर होता है कुछ कुछ भी बढ़िया करते हैं, कोई खाना बढ़िया बना लेता है, कोई सिलाई बढ़िया कर लेता है, ठीक है, कोई कारपेंटरी के जॉब में बढ़िया कर लेता है, कोई बाइक बढ़िया चला लेता है। तो हर आदमी के अंदर का अपनी स्किल होती है। अगर उस स्किल के अंदर अगर जाएगा, अगर उस स्किल के हिसाब से अगर उस बिजनेस के क्षेत्र में जाए और उसको स्टेब्लिश करना चाहे कि हम मुझे ये स्टेब्लिश करना है, ये सेक्टर में व्यवसाय जाना है, उसके लिए मेन चीज जो होगी, इसको स्किल जानने के लिए क्या होता है कि अपने आप को समझना पड़ेगा। अगर आप अपने आप को अगर आप बेहतर जानते हो, जैसे क्या होता है कि अगर आप दूसरों के जानने से ज्यादा बढ़िया है कि अपने आप को जानो। अगर आपने अपने स्किल को पहचान लिया कि हम क्या कर सकते हैं, किस सेक्टर में जानना चाहते हैं, किस सेक्टर में, जैसे आपका एजुकेशन सेक्टर है, आपने अपने से उसको पहचान लिया कि मैं एजुकेशन सेक्टर में हूँ, मुझे एजुकेशन सेक्टर अच्छा है। अगर आपको डेटा एंट्री में पहुंचा दिया जाए तो पता चला बैठ के कीबोर्ड ही टिपाते रह जाओगे दिन भर। नहीं हाँ, हो पाएगा। हाँ सही बात तो वही बात है ना, अगर आपने स्किल को अगर आपने पहचान लिया तो इस है। तो आप उस सेक्टर में अच्छा कर जाओगे। तो तीसरा चीज हो गया स्किल। चौथा चीज हो गया एक
एक होता है परिवेश, उसका जो सामाजिक परिवेश है उसके अंदर जो उसको मिला है जो बचपन से। चौथा है उसको मतलब एक ऑक्सिलरी गुण कह लीजिए इसको अलग से, मतलब अनिवार्य में नहीं कहेंगे, कुछ गुण ऐसे होते हैं जो अनिवार्य रूप से होना चाहिए। जैसा मैंने बताया विल पावर, विल पावर के बिना तो पॉसिबल ही नहीं है ना कि कोई आप बिजनेस कर पाओ। विल पावर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद कुछ करने की चाहत होनी चाहिए, स्किल होना चाहिए उसके अंदर। और चौथा मतलब एक माहौल हो उसको करने के लिए ना, ये हाँ, कंपलसरी नहीं है बट होना चाहिए अगर आप एड ऑन करना चाहें तो। सारे हाँ लोग ना, कि जैसे हमारे नहीं हाँ होता भोजपुरी में कहते हैं कि हाँ तू ही बड़ा कर ले है, और हाँ नहीं हाँ तो हाँ हाँ। तो है हाँ ना। डिमोरलाइज ना, उसको आस हाँ पड़ोस परिवार उसको डिमोरलाइज ना करे, कम से कम आप किसी को उठा नहीं सकते हो तो गिराओ मत, सबसे बड़ी बात। तो ये वाला परिवेश ना उसके आसपास, तो ये इस बात को हम कह सकते हैं। हाँ। नहीं तो पता चला कि वो स्टार्ट करने से पहले डिमोरलाइज होके काम खत्म कर देते। हिमांशु भाई, हम्म। हिमांशु या अगला जय जो, हो। हाँ हाँ हाँ, जय हो जय हो। अगला जो क्वेश्चन है, सबसे जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है इस जो है कि वीडियो का, कि उद्यमशीलता अच्छा को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार ने क्या प्रयास किए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि भारत सरकार ने क्या प्रयास किए हैं। क्योंकि लोगों को आमतौर पर ये लगता है कि सरकारें कुछ नहीं करती हैं, हमें बस इनको चेंज करते रहना है, और मतलब अच्छा दोष सिर्फ देना है तो सरकार को देना है, स्वयं को दोष ना देना है। तो आप इसमें ये अपना बताएं, तो भारत सरकार ने क्या प्रयास किए हैं उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने के लिए। हाँ तो सही कहा आपने कि कई लोग सिर्फ यही सोचते रहते हैं कि सरकार कुछ करती नहीं है, सिर्फ हमें सारा किसी चीज करना पड़ता है। ऐसा नहीं है, सरकार का सारा काम ऐसा नहीं होता है कि डायरेक्टली आपको, ये कोई डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम तो है नहीं कि डायरेक्ट आपके अकाउंट में पैसा डाल दिया काम खत्म हो गया। हाँ हाँ उद्यमशीलता की सबसे बड़ी बात होती है कि सरकार नीतियां कैसी बनाती है। अगर हम इतिहास में चलते हैं सबसे पहली बात क्योंकि वर्तमान के पन्ने इतिहास से खोले जाए तो ज्यादा बेटर हो। हाँ हाँ। अब बहुत पहले चलते हैं, 1970-69 की बात हम करते हैं। बैंकों का राष्ट्रीयकरण, हाँ, ठीक है। नेशनलाइजेशन। बैंकों का राष्ट्रीयकरण अगर आप उद्यमशीलता के सेक्टर में आज तक का सबसे बड़ा अगर हम कहें मूवमेंट, एक तरह से कह लीजिए स्टेप, कह लीजिए स्टेप, मूवमेंट बहुत बड़ा शब्द हो गया, स्टेप कह लीजिए कि एक बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया गया 1969 में, 14 बैंकों का किया गया, उसके बाद 6 बैंकों का बाद में किया गया। तो वो जो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने के बाद उस समय आपको पता है कितना समाज हमारा कैसा था कि एक राजाओं का दौर चलता था कि उनके आदेश के बिना कुछ कर नहीं सकते थे। उस समय किसी सरकार ने, हाँ तो आपकी वॉइस कम आ रही है, हिमांशु राय जी हाँ। प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है, अच्छा इंटरनेट कोई से। बात नहीं। हाँ हाँ तो वो बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया जिससे कि बैंक में रखे पैसे कम से कम, बैंक एक सिक्योर में आ गया। आप अगर आप बहुत दूर नहीं जाए, अमेरिका के 1990s के दौर में जाए अमेरिका में, तो जब रिसेशन आया तो एक दिन में 600 बैंक डूब गए। समझ रहे हैं आप, एक दिन में अगर एक दिन में रिकॉर्ड है, तो जब वो लेमैन ब्रदर्स करके कुछ स्कैम आया था अमेरिका में, तो जो मतलब आर्थिक मंद, हाँ था ना। आर्थिक वैश्विक मंदी, जब आर्थिक मंदी आई थी, बहुत गहन मंदी आई थी अमेरिका में, तो एक दिन में 600 बैंक, अगर किसी बड़े देश में एक दिन में 600 बैंक डूब जाते हैं और सरकार उस पर कहती है कि भाई ये हमारे कंट्रोल में तो है नहीं, डूब गया तो अब पैसा जाके रिकवर करो, तो सोच सकते हो आप कि आम जनमानस और व्यवसाय पे कितना फर्क पड़ा होगा। जिसके बैंक में हाँ पैसा रख के, जैसे हिंदुस्तान में होता है ना कि कहीं नहीं समझ में आता तो उठा के बैंक में पैसा रख देते हैं, अमेरिका में तो आप ये भी नहीं कर सकते थे उस टाइम, अब तो जाके थोड़ी नीतियां चेंज हुई हैं। तो उस टाइम हाँ 600 बैंक एक दिन में डूबे थे। उस और इंदिरा गांधी ने क्या किया था कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, क्योंकि सरकार ने अपने अंडरटेकिंग ले ली थी सारे बैंक कि पैसे डूबेंगे तो भैया हम हैं आपको देने के लिए, हाँ ठीक है। तो कुछ कुछ सुरक्षित हुआ ना कि आदमी एक सिक्योर फील किया कि हाँ चलो बैंक में पैसे डाल दिए, इसका मतलब कि हमारा काम खत्म, अब हम सिक्योर हैं, जो सबसे सिक्योर किया जाता है कि बैंकिंग में सबसे सिक्योर। तो राष्ट्रीयकरण सबसे बड़ा कदम था सरकार का। दूसरा कंप्यूटर, राजीव गांधी के दौर पे आते हैं, कंप्यूटरीकरण लाया गया, सबसे बड़ी बात कंप्यूटराइजेशन। आप उसकी इंपॉर्टेंस आज समझ सकते हैं, मुझे बहुत समझाने की जरूरत नहीं है कि आज के समय में हाँ, कंप्यूटर वो तो क्या रोल प्ले कर रहा है। हाँ कंप्यूटर क्या। क्या रोल प्ले कर रहा है। हाँ, उसके बाद आते हैं 1990s। तो अर्थशास्त्र का जिसने थोड़ा भी पढ़ा होगा, अगर कक्षा 9, 10, 11, 12 जरा सा भी अर्थशास्त्र टच किया होगा, तो 1991 का जिक्र जरूर पढ़ा होगा, ये सिंपल सी लॉजिक है।
कि उस समय जो हमारे देश की परिस्थिति थी कि 65 दिन कहा जाता है कि 65 दिन 70 दिन चलाने तक का ही पैसा हमारे पास और अंतर्राष्ट्रीय कोष मौजूद था हमारे पास। जो कहते हैं ना, वो सारा फंड जितना हमारे पास 65 या 70 दिन चलाने का लिए ही पैसा था हमारे पास, संसाधन मौजूद थे। उस समय हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी और वित्त मंत्री, उस समय के वित्त मंत्री थी मनमोहन सिंह जी की सरकार थी। एक बड़ा बजट जिसको बिग बजट, आज उसकी तीसरी वर्षगांठ भी है, बड़ा सही मौका भी है। तो उस समय एलपीजी लाया गया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, 3 मुद्दे जो आज के डेट में इसका क्या इंपॉर्टेंस है आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं। अगर ग्लोबलाइजेशन नहीं होता तो ये फेसबुक ना आप चलाते ना मैं चलाता, ये फोन सैमसंग का ना मेरे पास होता ना आपके पास होता, ठीक है। और लावा का फोन फिर चलाते हम और आप। जो विकल्प होता वही तो यूज करते ना। और हाँ, फिर वही वाली बात हो जाती, पता नहीं लावा भी फिर बनाता कि नहीं बनाता, लावा बनाता कैसा फोन बनाता। हाँ तो हाँ 1990s में ये लाया गया, 1990 में हमारी उस समय तत्कालीन सरकार ने काम किया। उसके बाद आते हैं इधर, सीधे आते हैं अब तत्काल पे, आज के समय, आज के दौर पे जो हमारी करंट सरकार है, उद्यम के मामले में तो इसका पूरा एजेंडा ही बिजनेस और उद्यम पे फोकस है। अगर आप एक नजर उठा के देखें, अगर ओवरऑल पैकेज की बात करें, खैर बहुत अंदर जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम उस लेवल की ना समीक्षा करने के लिए बैठे हैं ना अभी समय भी है, उस वक्त भी नहीं है। तो यह जो गवर्नमेंट है कि टोटली उद्यम को बढ़ावा देने पे फोकस है, और हर सेक्टर से, चाहे आप हर सेक्टर, हर स्टेप, हर पॉसिबल थिंग्स कर रही है उसकी। बिजनेस, हर आदमी बिजनेस के सेक्टर में, रोजगार के ऊपर, सिर्फ सरकारी नौकरी के ऊपर फोकस ना रहे, सेक्टर बिजनेस के ऊपर जाए। ऐसा ना हो कि आप बस पैदल पढ़े, ग्रेजुएशन किया, उसके बाद एसएससी की तैयारी की, पटवारी बन गए, लेखपाल बन गए, क्लर्क, दरोगा बन गए, तो हर सेक्टर, हर आदमी उस सेक्टर में ना जाए। तो इसलिए इसने हर सेक्टर, हर स्टेप वाइज इसने काम करना शुरू किया। जैसे अगर सिंपल सी बात कर दी जाए तो शिक्षा पद्धति जो नहीं, इसलिए शिक्षा पद्धति को ही चेंज किया गया कि अगर आप ऐसा चाहें कि अगर आप ग्रेजुएशन के दूसरे साल ही चाहें कि अब नहीं पढ़ना है, मुझे निकल के जाना है कहीं, कुछ काम करना है, कुछ करना है, तो आपको 2 साल की डिग्री मिलेगी। पहले ऐसा नहीं होता था कि 3 साल की डिग्री करो तभी आपको तो ग्रेजुएशन कंप्लीट माना जाता था। आज की डेट में क्या है कि अगर आप 2 साल की ग्रेजुएशन पढ़ लिए, चाहे आर्थिक, उसके बाद आर्थिक परिस्थिति के अनुसार, या फिर अगर आप कुछ कुछ भी आपके पास असमर्थता है आगे कंटिन्यू करने का, तो आप क्या करोगे कि आप 2 साल की डिग्री लेके निकलो। जैसे होता है ना कि केबीसी में क्या होता है कि कुछ स्टेप के बाद आप पैसा लेके निकल जाओ, या तो आगे पढ़ते रहो या फिर पैसा लेके निकल जाओ। तो वो हाँ। एजुकेशन पॉलिसी में चेंजेस लाया गया। दूसरा कहा किया जाए, इस सरकार ने जो सबसे बड़ा काम किया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। जो व्यवसाय करने और व्यवसाय शुरू करने के लिए जो सरलताएं हैं, उस पे हमें बहुत सुधार किया है। अगर हम वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट की बात करें, जो कि विश्वव्यापी एक रिपोर्ट निकालता है वर्ल्ड बैंक, आप भी अवगत होंगे इस चीज से। हाँ हाँ तो एक रिपोर्ट निकालता है साल, तो 2020 रिपोर्ट में के वर्ल्ड बैंक का, अगर 2020 का रिपोर्ट देखें तो उसने 2019 की कैटेगरी निकाली है। उसमें हमारा देश 43वें स्थान पे है, 63वें स्थान पे, सॉरी माफी चाहता हूँ। तो उसमें हाँ। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम 63वें रैंक पे हैं। 2014 में वही हमारा रैंक जो था 142 था। आप समझ सकते हैं 6 साल में हम 142 रैंक से उठ के 63 रैंक में, 190 देशों की सूची में अगर हम 63वें स्थान पे हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करें, 63वें स्थान पे है, तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारे लिए। और इस 63वें स्थान से ज्यादा अचीवमेंट कह सकते हैं कि 142वें से 63वें आना। अगर आप सिर्फ सिंपल देखोगे कि 63वें स्थान कहोगे तो चलो लोग समझेंगे अरे चलो 62 तो आगे हैं, हम बहुत पीछे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, 142वें से हम 63वें पे आए। आप सोच के देखो कितना लंबा जंप है, लगभग 2 गुने से भी कम ऊपर क्या है, छलांग लगा के आए हैं। तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। फिर अगर हम और उसमें जाएं, एमएसएमई के सेक्टर में हमारी सरकार ने बहुत सारा, अगर आप देखें बजट बाय बजट, हर बजट में एमएसएमई को लेके जो डेफिनेशन चेंज किए जाते हैं। अगर आप एक सिंपल सी बात करेंगे कि एमएसएमई में डेफिनेशन चेंज किया गया, तो बड़ा आसान सा लगता है ना कि यार परिभाषा ही तो चेंज हुआ है। लेकिन वो एक चर्चा में हमने बात की थी कि अगर परिभाषाएं चेंज होती है तो क्या क्या फर्क पड़ता है। वाला है, इसको सरलीकृत करके बताइए क्योंकि हमारे जो दर्शक हैं यहाँ इसको बहुत ही आसानी से थोड़ा समझें, और हाँ थोड़ा और हाँ सरलीकृत करके इसको थोड़ा समझाइएगा बस। हाँ, मैं बता रहा हूँ आपको थोड़ा। आपसे हाँ। लगातार देख भी रहे हैं, और मैं सबसे हम्म। कहूँगा कि आप इसको शेयर भी करिए वीडियो को, कि ज़्यादा से हाँ ज़्यादा लोग रीच पहुँचे कम से कम हमारी।
अ, परिभाषा में एक सेकंड में कुछ डेटा है। हम लोग, है ना? हाँ, तो एमएसएमई में क्या हुआ, जब डेफिनेशन चेंज होती है, जैसे पहले क्या था, डेफिनेशन कम रखी गई थी एमएसएमई की सेक्टर। एमएसएमई को पहले तो मैं क्लियर कर दूं, एमएसएमई होता है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम जो व्यवसाय होते हैं उनको एमएसएमई के मीडियम स्मॉल माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, जिसको इंग्लिश में कहेंगे एमएसएमई, शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम व्यवसाय जो होते हैं वो एमएसएमई में आते हैं। इसको लेके सरकार बहुत कंप्लायंसेस के रूप में, टैक्स बर्डन के रूप में, ऑडिट के रूप में, बहुत सारी चीजों में लेके सरकारों का बहुत सरल सरल रवैया रहता है एमएसएमई के प्रति। जैसे होता है ना, मामा घर कोई जाता है तो भांजे के प्रति बड़ा सरल रवैया रहता है। अगर वो कुछ गलत भी करता है तो कोई उसको मारता नहीं है, लेकिन बेटा अगर गलत करते पिट पिट आ जाता है। तो वही वाला डेफिनेशन की बात कर रहे हैं कि एमएसएमई की, जब आप एमएसएमई की डेफिनेशन में फिट बैठते हो तो बहुत सारी सरलताएं आपको मिलती है। जैसे कि होता है टैक्स रिबेट, आपको कई सारे टैक्स छूट मिलती है। दूसरा होता है ऑडिट कंप्लायंसेस। क्या होता है ऑडिट कंप्लायंस, ऑडिट कराना कंपनी के लिए कंपलसरी होता है, बट एमएसएमई के केस में अगर आप एमएसएमई के डेफिनेशन में आते हो तो कुछ लिमिटेशंस तक, मैं आपको डेटा का निकाल के दिखाऊं, कुछ लिमिटेशन तक उसको एग्जेम्प्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये तो एमएसएमई के जो अभी रिसेंटली चेंज हुआ है ऑडिट डेफिनेशन ऑफ एमएसएमई की हम बात करें अगर, तो उसमें सरकार ने रिसेंटली बजट में कुछ बहुत सारी चेंजेस किए। तो उस चेंजेस के बाद से एमएसएमई में सेक्टर में बहुत सारे चेंजेस आए हैं, डेफिनेशन चेंजेस हुए हैं। तो जब कवरिंग कंपनियां कई सारी कवर हुई है एमएसएमई में, जैसे पहले कि अभी इस मीडियम इंटरप्राइजेस को 250 करोड़ अगर आपका टर्नओवर है और 150 करोड़ तक के अगर आपके इन्वेस्टमेंट है टेक्नोलॉजी एंड मशीनरी में, अगर मशीनरी एंड टेक्नोलॉजी में अगर इन्वेस्टमेंट अगर आपका 50 करोड़ तक है और 250 करोड़ तक अगर आपका कुल टर्नओवर है तो आप मीडियम इंटरप्राइजेस में आ जाओगे। तो मीडियम इंटरप्राइजेस में आने के बाद आपको बहुत सारी सुविधाएं मिल जाएंगी, ऑडिट में रिलैक्सेशन मिलेगा, कंप्लायंसेस में रिलैक्सेशन मिलेगा, टैक्स में रिलैक्सेशन मिलेगा। तो आपको ये सुविधाएं मिलेगी। 10 करोड़ का अगर आपका इन्वेस्टमेंट है टेक्नोलॉजी और मशीनरी में, 50 करोड़ तक का टर्नओवर है तो आप स्मॉल में आते हो। 1 करोड़ तक का टर्नओवर, 1 करोड़ 10 करोड़ तक का टर्नओवर है, टर्नओवर में तो समझ रहे हैं, फुल सेल की मैं बात कर रहा हूँ। टर्नओवर को लॉजिकली बात की जाए तो टोटल आपका सेल कितना बेचा आपने सामान साल भर, तो 10 करोड़ का अगर आपका सेल है, ठीक, और 1 करोड़ तक का अगर आपका इन्वेस्टमेंट है टेक्नोलॉजी एंड मशीनरी में, जो कि होगा ही होगा तभी तो, अगर आप कोई टेक्नोलॉजी बेस आज के समय में काम करोगे तो 10 करोड़ का टर्नओवर है तो आपको 1 करोड़ कर ही लोगे ना। इन किन प्रकार है, आपको कंप्यूटर ले लो, टेक्नोलॉजी ले लो, मशीनरी ले लो, अगर आप कोई प्रोडक्शन करते हो तो मशीनरी उतना का लेना पड़ेगा ना। तो आप उसमें हाँ माइक्रो में आ जाओगे। तो ज्यो माइक्रो के डेफिनेशन में ज्यो अगर आप फिट होते हो तो जीएसटी आपको बहुत सारी सुविधाएं देता है। जीएसटी एक्ट, कंपनीज एक्ट आपको बहुत सारी सुविधाएं देता है। टैक्स, इनकम टैक्स एक्ट बहुत सारी सुविधाएं देता है। कई सारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बहुत सारी सुविधाएं आपको मिल जाती है। तो ये हर बजट दर बजट अगर हर बजट उठा के पढ़े हैं अब तक, जब से एमएसएमई का कॉन्सेप्ट सरकार फोकस रही है तब तक के बहुत सारे रिलैक्सेशन मिला है। तो एक कदम उठाया जा सकता है। अगर आप ईज ऑफ, उसके बाद अगर आप इसी बात कर लें, अगर हम इसमें अगर हम लोग चल रहे थे डेटा की बात, हाँ, तो ये एक उसमें एमएसएमई के सेक्टर की अगर बात कर ले, उससे अगला चलेंगे टैक्स रिबेट में। कॉर्पोरेट टैक्स जो हमारे इंडियन कंपनीज हैं, 2017 के बजट की बात करें, 2017 में जब हमारे तत्कालीन फाइनेंस मिनिस्टर थे वरुण अरुण जेटली जी थे, उसमें तत्काल फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली जी का जब स्पीच आया था, जो बजट ले आए थे उस टाइम, उसमें और मतलब इंडियन कंपनीज जो हैं, जो इंडियन कॉर्पोरेट्स हैं, उसके लिए 30% से उठा के 25% टैक्स किया गया। आप समझ रहे हैं, 5% आपको कम लग रहा होगा, 5% क्या अमाउंट होता है। देखिए जहाँ हजारों करोड़ का टैक्स जा रहा होता है वहां पे 5% जो जिसको बचता है वही समझ में आता है। ठीक है, हाँ, तो एक टैक्स कंप्लायंसेस, 5% बचेगा तो फिर बहुत ज्यादा हो जाएगा। 5% पे गेम होता है, 5% पे गेम पूरा खेल हो जाता है ना। अगर आप 30% से 25% अगर कॉर्पोरेट टैक्स कर दिया जाता है इंडियन कंपनीज के लिए, तो एक बहुत बड़ा कदम होगा ना कि हाँ उसमें इन्वेस्टमेंट में किया जाए। और उसके बाद अगर हम आते हैं कंपनीज एक्ट 2013 पे, कंपनीज एक्ट 2013 में कई सारे ऐसे चेंजेस लाई गई थी
महत्वपूर्ण चेंजेस लाई गई थी, जिससे कि जैसे ऑडिट की लिमिट बढ़ाई गई थी, ऑडिट की लिमिट बढ़ाया गया था, डायरेक्टर पे कंप्लायंसेस कम किए गए थे। कई सारे सरकार इस गवर्नमेंट ने 2018 में, पहले क्या था कि कई सारे काम ऐसे होते थे जिसमें डायरेक्टर को इवन क्रिमिनलाइज किया जाता था। कुछ ऑफेंसेस ऐसे होते थे कि क्रिमिनल क्रिमिनल सेक्शंस में डाल के और उनको जेल भेजा जाता था। मोस्ट ऑफ द 2018 में जो मोदी गवर्नमेंट, हमारी संसद ने जो अमेंडमेंट लाई थी, अगर आप इस लाइन को समझ सकें, अगर आप इस पीड़ा को, क्योंकि अगर आप डायरेक्टर जेल में जाएगा, क्योंकि अगर आप कोई भी अगर कंपनी इंटरनल से अगर जानता होगा तो उसको पता होगा कि डायरेक्टर, कुछ ही डायरेक्टर होते हैं जो डेली ऑफिस आते हैं, बहुत डायरेक्टर ऐसे होते हैं जो बहुत कम ऑफिस आते हैं, वो उनका काम बहुत बड़े लेवल पे होता है। आप समझ रहे हो, अगर अगर आप रिलायंस इंडस्ट्री की बात करें, मुकेश अंबानी मुंबई छोड़ के थोड़ी हर जगह जाते हैं कि दिल्ली में भी मीटिंग करें और हर जगह काम करें। लेकिन अगर क्रिमिनल ऑफेंसेस में अगर आप मुकेश अंबानी को उठा के जेल डालने लगोगे, तो आप समझ रहे हो बिजनेस में कितना नुकसान पहुंचेगा, पूरा शेयर मार्केट टूट के नीचे आ जाए। तो बहुत सारे 2018 की जो अमेंडमेंट आई है, हमारी पार्लियामेंट जो अमेंडमेंट लेके आई थी, पास भी हो गई है, हम लोग पढ़ भी रहे हैं उसको। जब अमेंडमेंट आता है तो हमें बड़ी टेंशन होती है, पढ़ना पड़ता है दोबारा से। तो, तो उसमें बहुत सारे, लगभग 50 से 60 ऐसे ऑफेंसेस थे, ऑफेंसेस मतलब अपराध, जिस कंपनी एक्ट में कुछ ऐसे अपराध ऐसे थे कि उसको क्रिमिनल से हटा के फिर उसको पेनलाइज किया गया, मॉनेटरी पेनलाइजेशन किया गया। तो मॉनेटरी पेनलाइजेशन में क्या होता है कि आर्थिक दंड लगाते हो तो ठीक है, आर्थिक दंड से कंपनी ने गलती की है तो उसके ऊपर दंड तो लगेगा लगेगा, तो आर्थिक दंड उसके ऊपर लगाया जाए, लगाना भी जाए चाहिए, ताकि एक मैसेज जाएगा ना, ताकि बाकी कंपनी की हाँ ये गलती आपने की, आगे नहीं होगा। लेकिन क्रिमिनल ना हो, ऐसा ना हो कि आप कोई गलती से के लिए उठा के डायरेक्टर को जेल भेज दो, फाइनेंस डायरेक्टर को जेल भेज दो, उठा के मैनेजिंग डायरेक्टर को जेल भेज दो। इस सेक्टर में बहुत बड़ा कदम है। अगर कोई अगर एक बारी भी ऑडिट किया होगा और एक बारी भी अगर डायरेक्टर को जेल जाते देखा होगा तो समझ सकता है कि कितना बड़ा अमेंडमेंट है, बिजनेस को शुरू करने के लिए फेवर में किया गया था। दूसरा, ऑडिट कंप्लायंस, ऑडिट की लिमिट बढ़ाई गई थी, बहुत सारी चीजें, कई सारे कंप्लायंसेस कम किए गए थे। एक कॉन्सेप्ट लाया गया था 1 पर्सन कंपनी। अगर आप कंपनीज एक्ट 1956 उठा के पढ़ो, 1956 की कंपनीज एक्ट जो है, पुराने जमाने से चली आ रही थी, उसमें कहता था कि आप अकेले कंपनी नहीं बना सकते, मिनिमम प्राइवेट के लिए 2 शेयर होल्डर और पब्लिक कंपनी के लिए 7 शेयर होल्डर होने कंपल्सरी। इस सेक्टर में, और उससे नुकसान क्या होता था, नुकसान इंडिविजुअल का बहुत होता था, क्योंकि कंपनीज जब आप बनाते हो तो आपकी एक मार्क पहचान बनती है अंतर्राष्ट्रीय, मतलब अंतर्राष्ट्रीय इन द सेंस, जब आप होता है ना कि आप एक कंपनी चला रहे हो, एक दुकान चला रहे हो, अगर आप उसको कंपनी रजिस्टर्ड करा रहे हो तो एक आप सरकार के रडार पे आते हो, सरकार के रडार पे आते हो तो सरकारी व्यवस्थाएं आपको मिलनी शुरू होती है। बहुत सारी कंपनी बनाने के बाद कई सारी व्यवस्थाएं ऐसी होती हैं, मैं फॉर एग्जाम्पल बताऊं, कई सारे विदेशी जो इन्वेस्टर्स होते हैं, आप फर्म बना के विदेशी इन्वेस्टर से पैसा नहीं ले सकते। कि आप एक फॉर्म बनाइए, आप एक दुकान खोल लीजिए और कहिए कि अमेरिका वाले आ जाओ पैसा लगाओ, तो दुकान में पैसा थोड़ी लगाएगा अमेरिका वाला। हाँ, सही बात है। हाँ, तो उसके लिए अगर आप एंजल इन्वेस्टर बुलाना है, मानो आप अमिताभ बच्चन आपके रिश्तेदार हैं, उनसे पैसा लगवाना है, तो आपकी दुकान में पैसा कभी नहीं लगाएंगे। उनको भी तो चाहिए ना भैया कि हाँ आपका जो क्या है, कि उनको भी चाहिए कि हाँ आपका काम कानूनी हो, रडार में रहे, सरकार के रडार में रहे, ताकि आप बाद में उनके साथ धोखा ना कर पाओ। समझ, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका कोई एक रिश्तेदार है जो बहुत पैसे वाला है, ठीक, उससे उसको आपके बिजनेस में इंटरेस्ट है, पैसा लगाना चाहता है, लेकिन दिक्कत क्या है, अगर आप फॉर्म बनाते हो, कंपनी बनाते हो, ठीक, सॉरी फॉर्म बनाते हो, दुकान बनाते हो, तो उसमें पैसा लगाया तो कोई डॉक्यूमेंटेशन होगी नहीं, तो आप उसमें घोटाले के भी चांसेस हैं, उसको पता भी नहीं रहेगा आप उसके पैसे के साथ क्या कर रहे हैं, ठीक। लेकिन अगर आप कंपनी बनाते हो और उसका पैसा उसमें लगता है, उस पैसे मतलब वो बिजनेस में डालता है, तो उसको, अब आप क्या होगा कि बीच में जो आप कंपनी रजिस्टर कराते हो, बीच में सरकार आ जाती है, और ज्यों सरकार आएगी तो सरकारी रडार पे आओगे, आपको हर साल आरओसी की रिटर्न फाइल करनी होगी, हर साल ऑडिट कंपलसरी करानी होगी, और जब हर साल ऑडिट कराओगे तो ऑडिट कराने पे आप कुछ गड़बड़ झालत कर नहीं सकते। हर साल आरओसी की डिटेल दोगे तो जहां बैठा, अगर आपका रिश्तेदार अमेरिका बैठा है तो आरओसी की वेबसाइट पर जाएगा, देख लेगा कि भैया आपने कितने का सामान बेचा, कितने का कैपिटल है, कितने का सब फर्नीचर खरीदा, कितने का सब खरीदा, आपको सब उसको आरओसी से मिल जाएगा, आपसे मांगने की जरूरत है ही नहीं उसको। ऑडिटर को फोन घुमाएगा और ऑडिटर उसको सब पूरा ब्यौरा दे देगा, हाँ भैया इतने का खर्चा हुआ है, इतना ये इनकम हुआ है, ये है, ये सारा रिकॉर्ड है। ऑडिटर तो झूठ बोलेगा नहीं। मोस्ट अगर आप, एक्सेप्शंस ऑलवेज देयर, एक्सेप्शंस होते हैं, नेटवर्क चलेगा। उदय भान पटेल जी, जय हो। और काफी लोग देख रहे हैं।
डिस्कनेक्ट हो गया प्रखर जी का, थोड़ा सा इंटरनेट लग रहा है, कनेक्शन थोड़ा सा टूट गया है। अ, वैसे आप लोग ये कमेंट में बता सकते हैं कि हमारा टॉपिक कैसा है, क्योंकि उद्यमशीलता के अवसर पे बात कर रहे हैं हम लोग। और फिलहाल जो बात चल रही थी कि वो ये बात चल रही थी कि मतलब भारत सरकार ने क्या अवसर पैदा किए हैं, ठीक है। और उसमें बात हुआ था कि कैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में जो है कि हम 2014 के पहले जो है 142वें प्लेस पे थे, और अभी हम 63वें स्थान पे हैं। और जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस स्टैंडर्ड के कुछ एक जो मानक है, उसमें मानकों में मैं बात करूँ तो स्टार्टिंग बिजनेस ऑफ ऑल, मतलब बिजनेस कैसे लोग शुरू कर सकते हैं, व्यापार शुरू करने में मतलब कितना आसानी है। तो कंपनी एक्ट 2013 में क्या क्या परिवर्तन आए, फिर जो है आपको देख सकते हैं एनसीएलटी बना, एनसीएलटी बना, मतलब कुल मिलाकर के अगर कंपनियां आती हैं तो उनको व्यापार करने में काफ़ी आसानी होती है। इस तरीके की चीज़ें की गई उसमें। और अभी प्रखर जी जुड़ भी रहे होंगे मेरे ख्याल से, थोड़ा सा नेटवर्क इशू था। और इसके बाद बात करें तो गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, रजिस्टरिंग प्रॉपर्टी, मतलब अगर कोई मान लीजिए कि किसी बिजनेसमैन को अगर कोई ज़मीन लेनी है तो वो लेने में भी उसको ज़्यादा कंप्लाइंसेस नहीं झेलने पड़ेंगे, बहुत ही आसानी से उन्हें मिल जाएंगी। तो इन सब पे बात हो रही थी, और देखते हैं। जो लोग भी देख रहे हैं, आप सबको धन्यवाद धन्यवाद। हाँ, हाँ, बड़ा फ्लो में जा रहे थे, बीच में नेटवर्क डिस्टर्ब आ गया, दोस्त का फोन आ गया था। हम माफी चाहते हैं सबसे ज्यादा। हम्म, तो हम थे कहाँ? हाँ, हम थे 1% कंपनी की बात कर रहे हैं। तो 2013 क्या कहता था? 2013 कंपनी एक्ट कहता था। आवाज आ रही है सबको? एक बार बता दीजिए प्लीज, सबको आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है, प्लीज। नहीं सबको इसमें आवाज़ सब, मेरे को clear हो रही है, तो सबको हो रही होगी। हाँ हाँ हो रही है ना आशुतोष? हाँ, तो 1% कंपनी की बात करें तो जो आपको, जो आप कंपनी रजिस्टर कराते हो, पहले क्या था कि 1% मतलब आप अकेले कंपनी नहीं बना सकते, आपको दूसरा शेयर होल्डर चाहिए ही चाहिए होता था। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाना है तो आपको कम से कम एक शेयर होल्डर और ढूंढ के ले आओ। अगर आपको पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनानी है तो 7 शेयर होल्डर ढूंढ के ले आओ। अगर आपको कंपनी, अगर दिक्कत क्या होती थी उस टाइम, अगर आप 7 शेयर होल्डर ढूंढने, आप समझ रहे हो? अगर आप एक अलग नेचर, मतलब अगर आपका बिजनेस कुछ ऐसा है जो कि आप गोपनीय रखना चाहते हो, सिंपल सी लॉजिक आप सोच के देखो, अगर आप कोई ऐसा मेथड है आपके पास जो आप किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते हो, और आप 7 शेयर ढूंढ के लाने हैं आपको, ठीक। हाँ, सोचो आप कोई ऐसा मसाला बनाते हो, आपको टेक्निक पता है कि आप उसी, आपको ही पता है आपने कोई नया इन्वेंशन किया है कि कैसे मसाला बनाते हैं। उसके लिए अब आप, सरकार कहेगी, अब उसके लिए पैसा चाहिए आपको। अगर मैं कहानी में बना के सुनाऊं तो सोचो आप कितनी बड़ी बात है ये, कि आपने एक मसाले बनाने की टेक्निक बनाई कि मसाला कैसे बढ़िया बनाते हैं, आपको पता चला, आपने आयुर्वेद से कहीं से निकाल लिया। अब आपको पैसा चाहिए वो बनाने के लिए, तो आप गए इन्वेस्टर के पास। इन्वेस्टर कहेगा भाई मैं दुकान में पैसा लगाऊंगा नहीं, कंपनी रजिस्टर्ड कराओ तब पैसा लगाऊंगा, ठीक। अब कंपनी रजिस्टर्ड कराने गए तो कंपनी वाला क्या, आरओसी वाला बोलेगा भैया अच्छा 7 और ढूंढ के लाओ, हम्म, 6 और ढूंढ के लाओ, 7 से कम नहीं बनेंगे। तो आप 6 ढूंढोगे तो उनको बताना पड़ेगा कि भैया काम क्या है। तो कहेगा भाई मसाला बनता कैसे है, हमको बताओ। तो तुम बताना चाहोगे नहीं उसको मसाला कैसे बनता है, क्योंकि आपका यूनिक आइडिया है ना। हम्म? हाँ, तो आप फिर कंपनी नहीं बनाओगे, फिर आपका बिजनेस बनने से पहले ही खत्म हो गया ना, हंसी मुंगेरी लाल घसी सत्ते की जैसे पहले ही खत्म हो जाएगा। तो वही बात है। तो वो अगर अच्छा खासा पावरफुल है तो वही आपके बिजनेस आइडिया को लेके कर देगा। हाँ, होता है। पहले क्या होता था, अगर आप इतिहास उठा के देखो, एप्पल कंपनी का एग्जाम्पल उठा के देखो, स्टीव जॉब्स ने कंपनी बनाई टीम के साथ, ठीक। हम्म। बाद में लोग जुड़ते गए, बाद में जब शेयर होल्डर ज्यादा हो गए तो इसको निकाल दिया कंपनी से ही, स्टीव जॉब्स को ही, ठीक। मतलब जिसका आइडिया तो था। हाँ, एप्पल कंपनी, स्टीव जॉब्स, अगर आप स्टीव जॉब्स की हिस्ट्री उठा के देखो तो कंपनी उन्होंने बनाई, बाद में इन्हें कंपनी से निकाल दिया गया था। ऐसा होता है, बहुतों के साथ हुआ है, क्योंकि जब आप बहुत सारे मेंबर जुड़ेगा तो स्टेक जब ज्यादा बिकेंगी, तो स्टेक ज्यों ही बाहर जाएगा त्यों ही आपकी दिक्कत आपकी आनी शुरू हो जाएगी। तो बहुत लोग कंपनी बनाने में डरते थे, लोगों के साथ जुड़ना नहीं चाहते थे, आदमी का नेचर भी नहीं होता कि 50 लोगों के साथ काम करे।
आप कई लोगों से मिले होंगे जो बहुत ऐसे नेचर नहीं होता कि 10 लोगों को लेकर काम करें, वो अकेले काम करना उनको पसंद होता है। तो ये समस्या 256। दो क्वेश्चन मेरे दिमाग में रैंडमली थोड़ा शुरू हो रहे हैं कि मतलब हाँ कोई हाँ व्यापार अगर शुरू करना चाहता है तो इन्वेस्टमेंट वो शुरू में कहाँ से लाए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसको यही होती है आवाज ये। कट रही थी थोड़ी, सवाल दोबारा हाँ से सवाल दोबारा पूछें क्या प्लीज? हाँ, मैं ये कह रहा था कि मतलब कोई जब युवा ना कोई उद्यम शुरू करना चाहता है तो उसके पीछे सबसे हम्म, बड़ी प्रॉब्लम ये कि वो निवेश कहाँ से लाए, पैसा कहाँ से लेके आए, उसको सबसे बड़ा डर यही होता है। तो क्या करना हाँ चाहिए उसको, देखिए, या तो हम्म, हाँ मैं उसी पे आ रहा था, कंपनी एक पे ही आ रहा था मैं एक्चुअली। अभी हाँ बीच में आपने सवाल उसको एड ऑन कर दिया, जो कि बहुत अच्छी बात है कि हम उसको और कवर भी कर लेंगे। इन्वेस्टर्स कई हाँ प्रकार के होते हैं, इन्वेस्टर कई कई प्रकार के होते हैं। जैसे मैं, जैसे क्या होता है कि अगर बैंक आज के डेट में बैंक 3% ब्याज दे रहा है, अगर आपको पता हो, अगर रिसेंटली एफडी पे 4% मिल रहा है, सेविंग अकाउंट पे 2.5 से 3% का ब्याज मिल रहा है। तो कोई भी आदमी ऐसा नहीं है कि वो बैंक में पैसा रखता है, वो तो सिक्योरिटी के लिए बैंक में पैसा रखेगा ही। आज के समय में उद्यमशीलता के लिए इतना अच्छा माहौल है कि अगर आपके पास एक बेहतरीन आइडिया हो और आपके पास एक विल पावर हो, कुछ करने की क्षमता हो, तो आपके पास कुछ गए नहीं है साहब। फ्लिपकार्ट कब की कंपनी है? आप उठा के देखो, 1998 में सचिन बंसल और बिनी बंसल 1998 में अमेजोन में नौकरी करते थे दोनों लड़के। उन्होंने नौकरी छोड़ के, आज के टाइम में फ्लिपकार्ट क्या है आपको भी पता है, मुझे भी पता है। ये होता है पावर, आज के समय में जो टेक्नोलॉजी की पावर है। फेसबुक जैसी कंपनी कॉलेज ड्रॉप आउट 2004 में स्टेब्लिश हुई कंपनी फेसबुक, चीज क्या है आपको भी पता है, मुझे भी पता है। आपके पास कई सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं। 22-20 साल का लड़का ओयो रूम्स बनाता है। हाँ, गोयल है पूरा एक्चुअली नाम, गोयल जी हैं जो जिन्होंने वो बनाया था ओयो रूम्स। 20-22 साल का लड़का एक ओयो रूम जितना बड़ा बिजनेस स्टार्ट स्टार्ट करता है आज के डेट में, और मुश्किल से 3 से 4 साल पुरानी कंपनी है। और ओयो रूम्स की आज क्या पहुंच है आपको भी पता है, मुझे भी पता है, कितनी बड़ी कंपनी बन चुकी है। ओला हाँ कैब्स, ओला कैब्स, दो नए लड़के आते हैं, बिजनेस शुरू करते हैं, टाटा तक का पैसा इसमें लगता है। उनके पास आइडिया थी तभी तो टाटा ने पैसा लगाया ना। टाटा हाँ सबको थोड़ी पैसा देगा। टाटा जैसा इन्वेस्टर अगर ओला में आ रहा है तो ये ओला के कॉन्सेप्ट की बात है। और ओला क्या है, आपके मऊ में भी ओला है, गोरखपुर जैसे, गोरखपुर छोटे छोटे शहर में, गोरखपुर में है, मऊ में है, आजमगढ़ है, मैंने कुशीनगर कसिया तक की भी मैं ओला कैब्स देखे हुए। तो ये है, अब आज के समय में ओला का इलेक्ट्रिक स्कूटर भी आ रहा है। अब ओला खुद की कार कंपनी में, खुद की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी डालने जा रही है। तो ये है आज के समय में, इन्वेस्टर्स की दिक्कत नहीं है अगर आपके पास आइडियाज हैं और उसको मतलब अगर सरकार और परिवेश का साथ मिले तो इन्वेस्टर्स की कमी नहीं है मार्केट में। और इन्वेस्टर्स जैसे आपने कहा कि इन्वेस्टर्स कहाँ मिले इजिली, कई सारे ऐसे पोर्टल्स शुरू हुए। अब तो आज के टाइम में तो अगर आप पोर्टल्स पे जाएं, अब जैसे दिल्ली में अगर आप आओ तो हर साल फेब मार्च के मंथ में, खैर कोरोना की वजह से तो अभी टल रहा है, यहाँ पे ट्रेड फेयर लगता है। इन्वेस्टर्स आते हैं बाहर से, जैसे कार फेयर लगा, बुक फेयर लगा, ट्रेड फेयर लगा, तो आप आइडियाज लेके आओ। इन्वेस्टर सबमिट होता है लखनऊ में, हमारे आदित्यनाथ जी ने हर लगभग लगभग करवाते हैं, लखनऊ में इन्वेस्टर सबमिट होते हैं। वहां पे हाँ, जाओ, आइडियाज लेके जाओ। मेरे ख्याल से यूपी दूसरे स्थान पे है हाँ तो। देखिए, अब दिक्कत क्या है कि उद्यमशीलता का थोड़ा सा डेफिनेशन हम लोग ऊपर जाके लेना पड़ेगा। उद्यमशीलता का मतलब ये नहीं होता कि छड़ गिट्टी का दुकान खोल के बैठ गए। उद्यमशीलता का ये मतलब नहीं होगा। सिंपल सी लॉजिक ये है कि हाँ हाँ बाप का पेंशन, ये नहीं है कि पापा का पेंशन रिटायर पे आए, पीएफ का पैसा निकला और सीमेंट गिट्टी का बालू एजेंसी लिए और खटिया डाल के पड़े हैं, दिन में 4 बोरी बिक गया, शाम का व्यवस्था हो गया। ये उद्यमी उद्यमी में आएगा मतलब डेफिनेशन तो है ही। जैसे 5 पास लड़का भी तो छात्र कहलाएगा ही ना, छात्र तो है, तो वैसे ही उद्यमी तो वो भी है, लेकिन उद्यमशीलता की डेफिनेशन में वो कवर नहीं होगा। और इन्वेस्टर कभी भी उसको आकर्षित नहीं होंगे उसके प्रति। उद्यमशीलता का मतलब कि आज के समय थोड़ा सा स्टार्ट, जैसे स्टार्टअप कह लीजिए, नए नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं। अगर आप देख लीजिए बड़े बड़े शहरों में जितने सक्सेसफुल रहे हैं स्टार्टअप, ओला कैब्स, ओयो रूम्स, ओयो रूम्स, जोमेटो का आईपीओ आया है अभी। तो जोमेटो जितनी छोटी कंपनी, सोचिए जोमेटो के पास खुद का एक भी रेस्टोरेंट नहीं है। सिर्फ आइडिया क्या है कि दूसरे से रेस्टोरेंट से फोन करके खाना बनवाना है, वहां से खाना उठा के उसको डिलीवर करना है। ये सब आइडिया का ही तो गेम है ना। जोमेटो के पास क्या है आज के समय में? एक सॉफ्टवेयर के अलावा जोमेटो के पास कुछ नहीं है। न मोटरसाइकिल जोमेटो के पास है, न न हायरिंग जोमेटो के पास है। जोमेटो हायरिंग नहीं करता। जोमेटो वाले जो एम्प्लॉयज होते हैं वो कभी भी ऐसे नहीं कि मंथली सैलरी पे हायर किए जा रहे हो बहुत बड़े अमाउंट।
बाइक भी जोमेटो जिनको रखता भी है डिलीवरी बॉयज, उनको कहता है भैया बाइक लेके आना, बाइक मैं नहीं दूंगा। ठीक, रेस्टोरेंट भी खुद के नहीं है। एक आज के समय में जोमेटो के पास क्या है, तो एक सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, उसी पे पूरा जोमेटो चल रहा है। ये आइडियाज का ही तो गेम है ना साहब। जोमेटो ले लो, स्विगी ले लो, ये सब आज के समय, फ्लिपकार्ट ले लो, OLX ले लो, बायजूस, अन अकेडमी, ये सब क्या है, ये सब स्टार्टअप्स ही तो हैं, और सक्सेसफुल स्टार्टअप्स की बात कर रहा हूँ। और ये ऐसे हैं जो नेशन वाइज हैं। अगर आप छोटे शहरों में जाके देखो, बेंगलुरु जैसे बड़े बड़े शहरों में क्या होता है कि जो बड़े सोसाइटीज के लोग होते हैं, वो दूध के पैकेट भी लेने नहीं जाते हैं बाहर से। हम होते हैं ना, बाहर से दूध का पैकेट लेके आए। तो अभी एक कंट्री डिलाइट करके ऐप शुरू हुआ है, कंट्री डिलाइट, को आपको दूध सप्लाई करेगा घर पे जाके। ठीक, तो ये होता है, मतलब ऐसे आइडियाज आपको लाने पड़ेंगे। आप जैसे डेयरी फार्म लगा रहे हो, कुछ डेयरी फार्म लगाओ, कुछ बड़ा प्रोडक्शन कर रहे हो, कोई एजेंसी लेके बैठ जाना इज नॉट उद्यमशीलता की आप एंटरप्रेन्योरशिप उसको नहीं कहोगे। एजेंसी लेके, खाद की एजेंसी ले ली और यूरिया बेच रहे हैं। हाँ, जिसमें देखो उद्यमशीलता का अगर हम आज के समय लिटरल मीनिंग देखें तो स्किल ज्यादा चाहिए, पहले स्किल आए, फिर स्किल को संभालने के लिए पैसा चाहिए। और दिक्कत क्या है, खाद की एजेंसी में क्या है, स्किल नहीं चाहिए आपको, पैसा चाहिए और एक खटिया चाहिए बिछा के सोने के लिए। हाँ, तो उद्यमशीलता की डेफिनेशन उसको नहीं लेंगे। तो बेहतरीन आइडियाज हो आपके पास, उस पर काम करिए। काम करेंगे तो आज के समय में सोशल प्लेटफॉर्म्स इतने अवेलेबल हैं, और इन्वेस्टर्स, मैं कह रहा हूँ कि आज के समय इन्वेस्टर्स ढूंढ रहे हैं लोगों को कि आइडिया लेके आओ। हर आपके देखोगे कई सारे चैनल शुरू करते हैं, आप आइडियाज भेजिए, अगर आइडियाज पसंद आया तो पैसा हम लगाएंगे। दिल्ली, मुंबई, बड़े बड़े शहरों में, अब तो खैर छोटे शहरों में, लखनऊ, गोरखपुर जैसे, अब तो इन्वेस्टर्स शुरू हुए हैं ना, इन्वेस्टर समिट शुरू हो रहा है, हर जगह इन्वेस्टर जाए। गुजरात में इन्वेस्टर होता है, जैसे योगी जब वाइब्रेंट गुजरात होता था। हाँ, तो इन्वेस्टर्स हैं, पैसा लगाने के लिए मार्केट इन्वेस्टर है। आपको थोड़ा सा अपने स्किल को निखारना पड़ेगा, आइडियाज को कॉपीज पे लाइए, मतलब आइडियाज को प्रैक्टिकल लाइए, कि मतलब ख्याली पुलाव नहीं होना चाहिए, काम करिए। इन्वेस्टर घूम रहे हैं, ऐसा नहीं कि आपको पैसा नहीं मिलेगा, पैसे हैं मार्केट में। बस काम करने की जरूरत है, सबसे बड़ी बात। हाँ, काम करने की इच्छा। देखिए, काम करने की शक्ति तो है हमारे, अगर यूथ की बात करें तो शक्ति तो है भाई साहब। लेबर में इंडिया इज सबसे पावरफुल कंट्री है। अगर आपके समय युवा शक्ति सबसे मजबूत है हमारी, काम करने की क्षमता भी है, चाह नहीं है। चाह में कहीं ना कहीं दिक्कत है। आएंगे हम, अगले सवाल पे आएंगे हम लोग, तो चर्चा करें। जैसे सरकारी जॉब आ गई तो फिर सोए, सबसे बड़ी बात ये है। अब जैसे लोग ये नहीं बनना चाहते हैं, क्योंकि बन करके और वो रिफॉर्म कर देंगे, कुछ नया वो लेके चले हाँ, आएंगे। सही कह रहे हैं कि जो आप देखो ना, सबसे बड़ी बात यूथ, जैसे क्या होता है कि जितना मेहनत सर नौकरी को पाने में करता है, क्या वो यूथ नौकरी पाने के बाद भी उतना मेहनत करता है? ये लॉजिक है, ये सवाल है, और ये सवाल पे प्रश्न चिन्ह भी है कि मतलब क्या भी कोई भी यूथ जितना एक IAS जितना मेहनत करता है, मतलब अरसा बिरले ही होते हैं जितना मेहनत करके IAS बनते हैं वो। लेकिन क्या वो IAS बनने के बाद भी उतना मेहनत करते हैं, या फिर वही बस सरकारी नौकरी लग गए, भैया चला खटिया ले आओ? तो ये वाली बात नहीं होनी चाहिए। मैं एक थोड़ा सा एक इंटरव्यू की याद दिलाऊं। शाहरुख खान का मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, तो उसने पूछा उससे कि मतलब क्या है आपके सक्सेस का? ना आपके कोई गॉडफादर है बॉलीवुड में, ना आप किसी बड़े बैकग्राउंड से आते हो, फिर भी ना आप बहुत अच्छी पर्सनालिटी, मतलब ऐसा शाहरुख का नहीं कि 7 फीट का कद काठे का आदमी है कि एकदम बॉलीवुड में छा गया, फिर आप आके बॉलीवुड में इतना बड़ा साम्राज्य बनाया आपने, इतना हिट कैसे हुआ? तो शाहरुख खान ने कहा था उस टाइम इंटरव्यू में, आपको बताऊं कि शाहरुख खान उस टाइम कहा था कि इंडस्ट्री में जो भी आता है सब मेहनत होती है, सब मेहनती होते हैं, एक से एक मेहनती लोग आते हैं। शायद मैं उनसे बहुत कम ही मेहनती रहा हूँ, लेकिन क्या होता है कि जो मेहनती लोग आते हैं, वो उस मेहनत सिर्फ तभी तक करते हैं जब तक उनको फिल्में मिलती नहीं है। जो फिल्में मिलनी शुरू हुई तो मेहनत करना बंद कर देते हैं, और फिर उनका अनसक्सेस वो स्लोप डाउन वहीं से शुरू हो जाता है। तो जो दिक्कत क्या होती है कि आप सफलता मिलने से पहले कितनी मेहनत करते हैं वो तो मायने रखता ही रखता है। सफलता मिलने के बाद आप कितनी मेहनत करते हैं वो आपकी सफलता को सस्टेन करता है, वही आपको पहचान बनाता है। सिंपल सी लॉजिक ये है। तो शाहरुख खान ने मेहनत कर, सफलता मिलने के बाद भी मेहनत की, तब जाके शाहरुख खान बने। तो शाहरुख खान के साथ फरदीन, उनके बाद के बहुत लोग आए, फरदीन खान भी आए। हालांकि हैंडसम के मामले में फरदीन खान से हैंडसम कोई नहीं होगा उस सेक्टर में, लेकिन क्या हुआ, सक्सेसफुल नहीं रहे ना, क्योंकि हाँ, अगर कंपेरिजन फेस वाइज कंपेरिजन कर लो, पर्सनालिटी वाइज कंपेरिजन कर लो,
तो फरदीन खान से हैंडसम कोई नहीं होगा उस सेक्टर में, अगर देख लिया जाए, शाहरुख हो, सलमान हो, कोई भी हो, लेकिन फरदीन खान कहाँ है आज के डेट में? पता उस नहीं जायद लेकिन खान है, जायद खान इतना हैंडसम पर्सनालिटी रहा उसका। हाँ, लेकिन क्या हुआ, ये सब वही काम मिला क्योंकि उनका लेगेसी चली आ रही थी, पापा फिल्मों में, लेगेसी आई, फिल्में मिल गई, उसके बाद बैठ गए बस आराम से। तो ये वाली इशू होती है यूथ के साथ, ये समस्याएं तो हैं, इस पर देखना पड़ेगा। हाँ अगला एक और क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से अच्छा क्वेश्चन भी है कि भारतीय युवाओं को मतलब उद्यम शुरू करने में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है या करना पड़ेगा। मतलब वक्त तो अगर मैं बात करूँ तो कि अगर जैसे मैं उद्यम शुरू करना चाहता हूँ, जैसे मान लीजिए कि मैं ही एक डेयरी फैक्ट्री लगाना चाहता हूँ, या फिर मेरे दिमाग में कोई आइडिया है, एक अच्छा आइडिया स्टार्टअप शुरू करने का, मैं उसको लगाना चाहता हूँ, तो मेरे सामने क्या चुनौतियां होंगी जो एक आम रूरल एरिया का युवा है उसको ये चीज जाननी जरूरी है। हाँ, बिल्कुल सही बात बताया आपने, जो कि जैसे बड़े शहरों में क्या होती है कि कुछ सारी चुनौतियां तो अपने आप सॉल्व हो जाती है। जैसे बड़े शहरों का अगर यूथ हो तो उसको एजुकेशन उस हिसाब से मिलता है, उसको एटमॉस्फेयर उस हिसाब से मिलता रहता है। लेकिन जैसे हम जो छोटे परिवेश से लोग आते हैं, जो उनको जैसे छोटे शहर से, छोटे गांव से, टियर 3 शहर हो गया, विलेज एरिया हो गया, रिमोट एरिया हो गया, जो कि बहुत दूर दराज के क्षेत्र कहे जाए, उन सब क्षेत्रों से आते हैं, उनको साथ तो बहुत तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। पहली चुनौती की बात करें, स्टेप वाइज अगर हम बात कर ले तो ज्यादा बेटर होगा, समझ में आएगा सबको। पहली चुनौती है सामाजिक परिवेश। आपकी सामाजिक, हमारा जो वातावरण है, कि जो हमारा सामाजिक परिवेश है, अगर आप कोचिंग पढ़ा के 2 लाख भी कमा रहे हो, और आप अगर एक लेखपाल 40,000 की सैलरी भी पा रहा है, तो आप लेखपाल वाले की इज्जत ज्यादा होगी कोचिंग पढ़ाने वाले से। सिंपल सी लॉजिक है। ये इस माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा। भैया वो 2 लाख कमा रहा है कोचिंग से कम उसके 500 स्टूडेंट पता नहीं क्या क्या बनने जा रहे हैं, आईएएस बनेगा, कोई लेखपाल बनेगा, कोई मास्टर बनेगा, कोई टीचर बनेगा, कोई प्रोफेसर बनेगा, कोई डाकू बनेगा, कोई प्राइम मिनिस्टर बनेगा, कोई एमपी बनेगा, कोई एमएलए बनेगा। तो वो एक सामाजिक कंट्रीब्यूशन दे रहा है, बट कोचिंग पढ़ाने वालों को क्या समाज उतना वैल्यू देगा जो एक लेखपाल को देता है, एक दरोगा को देता है, एक क्लर्क को देता है। क्लर्क की सैलरी क्या होती है, ठीक, लेकिन एक 2 लाख कमाने वाले टीचर को, एक प्राइवेट टीचर को उतनी वैल्यू नहीं होता है। अरे प्राइवेट है ना, हाँ, तो ये वाली मानसिकता से जो, हाँ अरे प्राइवेट है ना करो, बोल जाए प्राइवेट, तो भैया मुकेश अंबानी भी कर रहे हैं प्राइवेट नौकरी, तो वो वाली बात में मत जाओ। हाँ, मुकेश अंबानी भी तो सीईओ ही है, 70 करोड़ पैकेज है, वो अलग बात है, 70 करोड़ लेते हैं, लेकिन वो भी तो प्राइवेट नौकरी करते हैं। लेकिन अब इसका मतलब ये थोड़ी मुकेश अंबानी के घर बिया पड़े तो नहीं नहीं उसका शादी नहीं करेंगे, प्राइवेट नौकरी करता है। तो भाई, तो जो सामाजिक परिवेश है, सामाजिक वातावरण है, सामाजिक सोच है, उसको चेंज करना पड़ेगा। एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप, बिजनेस, उद्यमी को भी इज्जत मिले समाज में। हाँ मिलता है, ऐसा नहीं है कि समाज में इज्जत नहीं मिलता है, अगर लेवल पहुंच गया तो देता है, लेकिन लेवल से पहुंचने से पहले भी तो इज्जत चाहिए ना उसको। उसको मोरल बूस्ट चाहिए, उसको मतलब उसको एक मोरल बूस्ट देना पड़ेगा ना, कि हाँ भैया बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, तो इससे आदमी के अंदर एनर्जी आता है, वो काम करता है। तो सामाजिक चुनौती तो महत्वपूर्ण चुनौती है, इसमें हर हर आदमी को अपने अंदर चेंज आके लाना पड़ेगा, कि सिर्फ अस्थाई सरकारी और, कोई युवा अगर जैसे सोचता भी है कि मुझे मतलब ये जॉब मतलब ये स्टार्टअप मुझे शुरू करना है, हाँ तो उसके घर से अगर विरोध, पहला विरोध उसके सही, घर से ही होना शुरू होता पहला, हाँ सही बात है कि कहाँ पढ़त पढ़ते किस सेक्टर में आ गए लोग। अब है। सबसे बड़ी बात ये भी ताना शुरू हो जाएगा कि इतना पैसा लगा के पढ़ाया, तुम्हें यही करना था तो पैसा लगा पढ़ाया क्यों? अरे भैया वो अलग चीज हो गई ना, ऐसा नहीं होता है कि बड़े से पढ़ाई करके भी छोटे बिजनेस शुरू किए जाते हैं। अब आप सोचो, हमारे जो भी रेल मिनिस्टर हैं, अश्विनी वैष्णव, उनका बायोग्राफी मैंने लगाया था स्टेटस, कई लोगों ने देखा भी होगा। आईएएस बने, सबसे आईएएस बने। आईएएस की नौकरी, जो कि भारत के कई युवाओं का सपना होता है आईएएस बनना, ठीक, आईएएस बन के आईएएस डीएम बने, सचिव बने, उसको छोड़ के गए एमबीए करने। तो सोचो उस समय उनके घर का रिएक्शन क्या रहा होगा, अगर सबसे बड़ी बात कि एमबीए करने गए, वापस आए तो प्राइवेट नौकरी की, एमबीए करने के बाद आए तो कई कंपनी में बड़े पोस्ट पे, हालांकि बड़े पोस्ट पे काम किया उन्होंने, तो किया ना ऐसा। तो अब लोग कहने लगोगे अरे आईएएस नौकरी छोड़ के जा रहे हो एमबीए करने, आईएएस नौकरी छोड़ के जा रहे हो एमबीए करने। तो डिमोरलाइज मत करो, अगर कोई लड़का कर रहा है, हित हाँ है। अगर कोई लड़का अगर, हाँ गंभीर है अपने करियर को लेके, अगर कोई अपना उसको चाह चाह है कुछ करने के लिए,
वो तो देख के आपको इतना तो, अगर आप किसी बच्चे के साथ 20 साल से रह रहे हो तो उसको देख के तो पता चल ही जाएगा ना कि वो कैसा है। तो वो मतलब ऐसे एंजॉय करने वाला है कि हाँ अपने सेक्टर को लेकर गंभीर है वो लड़का। तो अगर वो सेक्टर को लेकर सिंसियर है तो कर दे दो ना, थोड़ा सा उसको हाथ पांव चलाने दो। हाथ पांव चलाओगे तो हाथ पांव चलाएगा तभी तो एक मजबूत अर्थव्यवस्था में करेगा ना। प्राइवेट वही व्हाइट कॉलर जॉब और सरकारी नौकरी के पीछे भागने से अच्छा ना कि एक मजबूत उद्यम स्थापित करे, तो आगे जाके वो भी तो समाज के लिए बहुत कुछ कर सकता है ना। ये सबसे बड़ी पहला जो सामाजिक परिवेश है इसके लिए तो ये तो बहुत दिक्कत की है, इसमें बहुत सुधार की आवश्यकता है, गुंजाइश भी है। दूसरी चुनौती है जो हम कई सारी चर्चाओं में बात कर चुके हैं, आधारभूत संरचना, बेस इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में इट्स अ वेरी वेरी पुअर, बहुत ही खराब अर्थव्यवस्था है। अगर मतलब अगर आप छोटे शहरों में बात करें कि जहाँ पे अगर कोई आपका ऐसा बिजनेस हो जो 24/7 बिजली सप्लाई मांगती हो, आप सोच के देखो। अगर गांव में, जैसे मेरे यहाँ एक प्लॉट पड़ा हुआ है बड़ा सा सड़क के किनारे, उस पर शेड डाल के मुझे अगर डेटा प्रोसेसिंग यूनिट लगानी हो, कि मतलब कई सारे 100-200 लोगों को लेके अगर यूनिट लगाओ, डेटा प्रोसेसिंग क्या होता है, बड़ी बड़ी कंपनियां डेटा एनालिस्ट हायर करके उनसे काम करवाती है, उनको ऑफिस आने की जरूरत भी नहीं होती, वो घर से ही कर सकते हैं। तो वहां से करवाना हो तो मुझे 24 घंटे बिजली मिलेगी नहीं, 8-10 घंटे बिजली आती है, इन्वर्टर से चलाऊंगा तो हो गया काम मेरा। इन्वर्टर से तो इन्वर्टर से कंप्यूटर चल सकता है ना, एसी कैसे चलेगा? और जनरेटर से एसी चलाऊंगा तो जितना का मुर्गी ना होता मसाला, जितना इनकम नहीं आएगा उतना। तो समझ रहे हैं आपकी बात है। दूसरा आधारभूत संरचना की हम बात कर रहे हैं। आधारभूत संरचना में क्या क्या हो, बिजली क्रूशियल थिंग, सबसे आज के समय अनिवार्य रूप में आएगा। पानी सप्लाई, ठीक है, पानी, सड़क, बिजली, पानी, सड़क, यातायात, लॉजिस्टिक्स। मतलब अगर आप किसी छोटे जगह पे जाके, जैसे क्या होता है कि बड़े जगहों पे अगर आप कुछ मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो अगर आप सही मैं बताऊं, दिल्ली में अगर 2 BHK भी ले रहे हो तो 20,000 का है। 20,000, छोटा सा फ्लैट भी आपको 20,000 रेंट पे आएगा। तो अगर बड़ा सा वेयर हाउस लेना हो तो पता चला 5 लाख का रेंट ही दे रहे हो आप स्टार्टिंग में ही, अभी जितना लगा नहीं उससे ज्यादा तो रेंट दे रहे हो। तो आप दूसरा क्या सोचोगे कि छोटे शहर में जाऊं, छोटे शहर इन द सेंस गाँव में जाऊं, छोटे शहर में जाऊं, वहां पे जमीन किराए पे ले लूं, सस्ते में मिल जाएगा, 50-60 हजार में जमीन मिल जाएगी किराए पे, आप उसमें शेड डाल के वेयर हाउस बना के और वहां से दिल्ली सप्लाई करके माल बेच रहे हो। लेकिन पता क्या चला कि यातायात की सुविधाएं नहीं, सड़कें ऐसी हैं, आप देख रहे हो कि मतलब कई सड़कें ऐसी होती है, पता चला बस रास्ते में रह गया। अगर आपको दूध की सप्लाई करनी है तो सड़क आपको महत्वपूर्ण, सड़क आपको चाहिए बढ़िया कि 1 घंटे में पहुंचाए, ठीक। अगर यातायात की लॉजिस्टिक्स की सुविधाएं ही नहीं होंगी तो फिर कैसे काम चलेगा? वो तो कर ही नहीं पाएगा ना, शहर में जाके बिजनेस कर नहीं सकता, गांव से करेगा तो शहर तक माल पहुंचा नहीं सकता, तो उसके पास तो समस्याएं रहेंगी रहेंगी। तो उसके बचाव के लिए कि आपको लॉजिस्टिक्स लॉजिस्टिक्स जब सुधरेगी, सड़कें सही होंगी, यातायात की सुविधाएं बेहतर होगा, सोच रहे हो आप कि यातायात की सुविधा अगर बढ़िया होगी तो वो उद्यमशीलता के लिए बहुत बड़ा कदम होगा। अगर उसके बाद आते हैं इंटरनेट सुविधाएं, कई सारी सुविधाएं होती है, इंटरनेट की सुविधाएं हुए कि अब वहाँ पे पर्टिकुलर इंटरनेट की सुविधाएं, इंटरनेट अवेलेबल है कि नहीं। मेरे गांव में बताऊं, इंटरनेट की सुविधा मतलब 4G है, मोबाइल वाली 4G है, लेकिन मोबाइल वाली 4G से आप बिजनेस तो नहीं कर सकते ना, उसके लिए तो आपको लीज लाइन चाहिए। अब मेरे यहाँ लीज लाइन नहीं है तो कैसे होगा बिजनेस? हो गया ना फिर तो बिजनेस, अगर मुझे कुछ छोटा बिजनेस शुरू करना हो, डेटा का, डेटा प्रोसेसिंग का छोटा बिजनेस शुरू किया तो हो गया, फिर तो बनने से पहले ही घर उजड़ जाएगा। तो ये शुरू ही नहीं हो पाएगा ना वहां पे फिर। तो ये है, हालांकि इस सेक्टर में ऐसा नहीं है कि डेटा मतलब इंटरनेट सेक्टर में बहुत सारे काम किए जा रहे हैं, तो सरकार की तरफ से बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं, हालांकि इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी आबादी है, तो थोड़ा सा समय लगेगा पहुंचते पहुंचते। सड़क पे काम हो ही रहा है, कई सारी परियोजनाएं चली है, वाजपेयी जी की चतुर्भुज परियोजनाएं हैं, सड़कें हर जगह बन रही हैं। अगर आपके तरह आपके जिले की बात करूँ तो आपके आसपास कम से कम 3 सड़कों पे काम चल रहा है अभी। गोरखपुर से बनारस चल रहा है, बलिया से आजमगढ़, वो पूर्वांचल एक्सप्रेस पे काम चल रहा है। सड़कों और लॉजिस्टिक्स पे काम चल रहा है, ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ 2 साल, तो सुधार आते आते आएगा। ये मुद्दा हो गया। उसके बाद हो गया प्रशासनिक, प्रशासन आपका कितना वो है, पता चला कि मानो अगर आपके यहाँ फैक्ट्री लगाई है आपने, तो प्रशासनिक आपको कितना सुरक्षा दे रहा है वहां पे, पता चला 4 गुंडे आके आपसे रोज वसूली करके जा रहे हैं, तो वही हुआ ना, दिक्कत दिक्कत की बात है ना, कि वो बिजनेस करेगा कैसे जब उसको वसूली में ही काम चला जाएगा। 2 थानेदार आए वसूली करके चले गए, 2 दरोगा आए वसूली करते, तो जितना कमाएगा नहीं वसूली में ही जा रहा है। तो प्रशासन वहां की कितना उद्यम को बढ़ावा देती है, ये चुनौती युवाओं के पास रहता है।
ये तो हो गई हमारी आधारभूत संरचनाएं कह लें। तीसरी हो गई मैन पावर स्किल। थोड़ा सा कटु वचन इस पे बोलना पड़ेगा। हाँ हाँ, थोड़ा सा कड़वी बातें इस वाले पे आएगा। मानव संसाधन हमारे देश में क्या है, सबसे बड़ी बात को क्या स्किलफुल लेबर अपने यहाँ है। अगर आपको कोई स्किल वाला लेबर चाहिए, किस प्रतिशत में आपको मिलेंगे? अगर आपके कहीं छोटे शहर में जाके स्किल वाला आदमी चाहिए तो मिलेगा ही नहीं जल्दी। सबसे बड़ी बात, स्किल वाले जो बढ़िया स्किल वाले होते हैं वो भाग जाते हैं बाहर, दिल्ली मुंबई कलकत्ता। ठीक। और छोटे स्किल वाले मतलब बाकी स्किल वाले आपके लिए कंफर्टेबल नहीं होते कि आपके साथ का आपका काम कर सके, आपके हिसाब से काम कर सके। ठीक। जैसे कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं, जैसे बैट बनाना, क्रिकेट बैट की बात करें, बुक्स का काम हो, जैसे कुछ कुछ ऐसे साड़ी पे कढ़ाई हो, डिजाइनिंग वाले काम होते हैं, फर्नीचर बनाने के काम होते हैं। ठीक। स्टार्टअप्स होते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होता है, डेटा एंट्री प्रोसेस होता है। इसमें स्किल्स वाले लोग चाहिए होते हैं। कोई भी नहीं ऐसे कि मुंह उठा के आया उसको जॉब पे लगा दिया, चलो भाई बोरा उठाना है काम करो। बोरा तो उठाना नहीं है ना। हाँ। तो स्किलफुल लेबर की छोटे शहरों में क्या होती है, स्किलफुल लेबर की बहुत समस्या होती है, मिलते नहीं जल्दी। लेबर इन द सेंस, यहाँ लेबर का मतलब ये नहीं होता कि मजदूर वाला लेबर की बात नहीं हो। लेबर का मतलब होता है मानव संसाधन, मतलब व्यक्ति। लेबर का मतलब जो बड़ा आदमी भी काम कर रहा है तो वो लेबर भी होता है, वो भी लेबर की कैटेगरी में आता है। और उसका जो लेबर स्किल है वो कैसा है। अगर स्किलफुल, अगर आपको बढ़िया फर्नीचर पे काम करना है तो क्या आपको उस लेवल के स्किल वाले लेबर मिलेंगे आपको वहाँ पे, कारीगर मिलेंगे? नहीं मिलते। अगर आपको डेटा एनालिस्ट चाहिए तो मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? नहीं मिलेंगे ना। डेटा प्रोसेस, डेटा माइनिंग की मतलब बड़े से डेटा में से आपको डेटा ढूंढ के निकालना है, तो डेटा माइनिंग के काम के लिए आपको कितने स्किल लेबर मिल जाएंगे? तो ये सबसे बड़ी समस्या रहती है छोटे शहरों में कि युवाओं जब बिजनेस शुरू करेंगे तो यूथ के सामने समस्या आती है। दूसरा क्या होता है कि अपने यहाँ के जो कार्यकर्ता होता है, लेबर होता है, जो काम करने के मामले में भाई साहब कई साहब वो काम करने की रुचि उसका बहुत नहीं हो, इंथुजियाज्म नहीं होता उसके अंदर कि हाँ मुझे करना है ये काम। हाँ, जैसे होता है ना कुछ काम, जैसे जैसे हम लोग लाइव होता है कि हमें इंथुजियाज्म है हमारे अंदर कि हमें 7 साढ़े 7 शो करना है तो करना है। तो एक यूथ जब तक इंथुजियाज्म नहीं आएगा किसी के अंदर, कि एक होता है ना कि दिली इच्छा जिसको कहते हैं कि हम मुझे करना है काम, उस टाइम का काम वो अभाव मिलता है आज के समय में ना कई सारे यूथ के में, काम करने वालों में, लेबर स्किल एम्प्लॉयड नहीं मिलते, लेबर नहीं मिलते। तो ये सब चीजें होती हैं। इन सब चीजों का वहां पे सामना कर, जैसे आपने पहले मुद्दा भी उठाया था इस फाइनेंस का। छोटे शहरों में फाइनेंस की भी दिक्कतें आती हैं। कहने के लिए तो कह दिया जाता है कि सरकारें नीतियां बना देती हैं, बड़ी अच्छी नीति बनाती है कि मुद्रा लोन है। मुद्रा लोन की खासियत क्या थी कि बिना कोलेटरल का ही लोन मिलेगा। अगर बिना कोलेटरल का लोन मिलेगा, एक यूथ के पास होता क्या है साहब, अगर आप 20 साल के उद्यमी बनना चाहते हो तो आपको कोलेटरल के नाम पे आपके पास क्या होगा? सोचो आपके पास। खेती भी बाप के नाम पे होती है, खेती पापा के नाम पे होगी ना, तो खेत तो आपके नाम पे होगा नहीं, जमीन जायदाद कुछ नहीं आपके नाम पे होगा। तो आप कोलेटरल दोगे क्या? और पापा से कह नहीं सकते कि भैया जमीन गिरवी रख के मुझे लोन दिलवाओ। ठीक। तो मुद्रा लोन क्या जमीन पे है, मतलब गांव तक पहुंचा है क्या? उस पे बैंक मैनेजर के सामने समस्या होती है, क्योंकि अगर बैंक मैनेजर ने लोन बांट दिया, दिक्कत क्या है कि बड़े लेवल पे जो दिल्ली में बैठे हैं वो तो नियम बना देते हैं कि हाँ मुद्रा लोन है, मुद्रा लोन में देना है आपको, इतने टारगेट भी दिए जाते हैं कि आपको इतना लोन देना है, बिना कोलेटरल देना है। अब मैनेजर के सामने समस्या क्या होती है, बिना कोलेटरल अगर लोन दे दिया, अगर सामने वाले ने चुकाया नहीं तो फिर ऑडिटर आएगा तो पकड़ लेगा। ऑडिटर जब आएगा पकड़ लेगा, भैया लोन चुकाया नहीं, इसको एनपीए में डालो। जब एनपीए में जाएगा तो मैनेजर की रेटिंग गिरेगी, मैनेजर की रेटिंग गिरेगी तो वो उसको डिमोशन हो जाएगा, वो किसी छोटे शहर में भेज दिया जाएगा, या फिर उसका प्रमोशन होना होगा तो नहीं होगा। तो देखो ये इंटरलॉकिंग समस्याएं हैं। हर आदमी ऐसा नहीं है कि मैनेजर को लोन देने में दिक्कतें हैं, लेकिन लोन ज्यों देगा त्यों उसको रिकवर की भी प्रेशर आएगा। रिकवर क्योंकि हर साल अप्रैल में ऑडिट होता है, बैंक ऑडिट्स होती हैं। उस टाइम जब हम लोग जाते हैं बैंकों में तो सबसे पहले हमारा काम ही क्या होता है, लोन एंड रिवॉर्डेड लोन जो होता है और डिपॉजिट, दो ही बैंकों में दो ही चीज होता है, एक लोन होता है एक डिपॉजिट होता है। ठीक। तो लोन आपने इतना बांटा, इतना रिकवर किया, क्योंकि स्टार्टअप की दिक्कत क्या होती है कि स्टार्टिंग में लोन मिल मतलब बिजनेस डालते ही इनकम आनी शुरू नहीं होती, आपको थोड़ा सा पैसा लगाना पड़ता है, टाइम लगानी पड़ती है, तो वो टाइम से अमाउंट इंस्टॉलमेंट दे नहीं पाता, तो मैनेजर के सामने समस्या आ जाती है। तो उसकी रेटिंग हम लोग क्या करते हैं कि हम ऑडिटर दिल्ली से गए हुए एकदम टाइट कॉलर लेके, भाई साहब हम तो काटेंगे तुम्हारा एनपीए, डालेंगे इसको, और सारा उठा के लोन एनपीए में डाल देते हैं।
एनपीए हमारे पास भी मजबूरी होती है, क्योंकि हमें आरबीआई से ऑर्डर है कि आरबीआई ने ऑर्डर दिया कि भैया जो लोन रिकवर नहीं उसको एनपीए में डालो, और एनपीए में डलते ही बेचारा उस बैंक की रेटिंग गिरेगी, उस मैनेजर की रेटिंग गिरेगी, उस मैनेजर की रेटिंग गिरेगी तो उसका प्रमोशन रुक जाएगा। तो हाँ। वो दिक्कत, तो इसलिए छोटे शहरों में क्या होता है कि लोन बांटने में समस्याएं आती है। एक तो पैसा भी बहुत ज्यादा, छोटे बैंकों को बहुत ज्यादा फंड नहीं मिलती ना, कि आप इतना छोटे टारगेट, मतलब अगर आप छोटी जगह के बैंक है तो बहुत कम टारगेट दिया जाता है कि आप इतने तक ही लोन बांट सकते, ज्यादा लोन नहीं बांटोगे। तो ये सब लिमिटेशंस हैं कि इन्वेस्टर्स की, जो आपने स्टार्टिंग में बात कही कि इन्वेस्टर्स की समस्या तो रहती ही रहती है ना, मतलब फाइनेंस को मिले ना मिले, बिना फाइनेंस के तो कुछ है ही नहीं, बिना रक्त के हाँ। शरीर नहीं हो सकता, बिना फाइनेंस के बिजनेस नहीं हो सकता। तो ये इस टाइप की समस्याएं आती है हमारे यूथ को बिजनेस। चलिए, अब कुछ ऐसी बातें और कर लिया जाए थोड़ा बहुत, जैसे अगर मैं कहूँ कि कुछ सरल क्षेत्र भाई, जिसमें जो रूरल एरिया का हमारी युवा है, यूथ है, जिसको मतलब नौकरी नहीं करना चाहता है, लेकिन उसके अंदर वो आग है कि मतलब मुझे कुछ कर लेना है, तो हम्म। क्या ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें वो उद्यम शुरू कर सकते हैं, कोई अपना व्यापार शुरू कर सकते हैं? अ, हाँ, देखिए कई सारे सेक्टर्स ऐसे हैं आज के समय में जहाँ पे आप बिजनेस इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे क्रिएटिव आइडियाज अगर आपके पास हैं, अगर आपका सबसे बड़ा बिजनेस आजकल आ रहा है कि डेटा, जैसे जैसे इंटरनेट की सुविधाएं बढ़ेगी हमारे लोकल क्षेत्रों में, तो डेटा एंट्री का काम, जैसे बड़े बड़े कंपनीज होती हैं, क्या होता है ना विदेशों में, क्या होता है कि वहाँ के लेबर बड़े महंगे होते हैं, वो बड़े क्लास वाले लोग होते हैं, उनको इतनी सैलरी दोगे तभी काम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अपने यहाँ लेबर सस्ते होते हैं, मतलब 30-35 हजार भी दोगे तो काम कर लेंगे, एक हाँ। 20-25 हजार भी दोगे तो काम कर लेंगे, मतलब वहाँ के आधा भी, आधा क्या एक तिहाई भी दोगे तो काम कर लेंगे। आने वाले समय में जैसे जैसे होगा, एक आपने हमारे प्रधानमंत्री की भाषण सुना होगा, उसमें कहे थे कि जो हमारा तीसरा विश्व युद्ध होगा, जो दो विश्व युद्ध हो चुके हैं, तो उन्होंने कहा था कि तीसरा जो विश्व युद्ध होगा वो डेटा पर होगा, डेटा को लेके होगा। तो डेटा इज अ क्रूसियल, मतलब आज के अगर अगर यूथ जितने भी देख रहे हैं, अगर डेटा को मार्क कर लें, आने वाला समय डेटा के लिए जब विश्व युद्ध होगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए क्या होता है कि आज के समय में कि डेटा प्रोसेसिंग जो होता है ना, डेटा पे अगर आप कोई काम करना चाहें कि डेटा एंट्री कर लें, डेटा प्रोसेस कर लें, डेटा लाइक कर लें, जैसे कई सारे हैं, तो फेसबुक लाइक के भी पैसे मिलते हैं आपको, फेसबुक शेयरिंग के पैसे मिलते हैं, इस टाइप एडवर्टीजमेंट कंपनीज में है। तो थोड़ा सा आपको क्रिएटिव आइडिया लेके थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा इन सब चीजों के लिए, क्योंकि ये वाइट थोड़ा सा प्रोफेशनल है, थोड़ा सा स्किल ज्यादा मांगता है। अगर आपके पास स्किल है तो डेटा प्रोसेसिंग, डेटा माइनिंग, डेटा एडवर्टीजमेंट, इन सब चीजों में आप एग्जाम्पल देख सकते हो। अगर आज आज आप जाके गूगल पे कार सर्च करना, 2-3 कार के ब्रांड देखो कि एक कार मुझे लेनी है, सर्च करना, लेनी नहीं है बस सर्च कर लो, अगले दिन से आपके पास फोन आने शुरू हो जाएंगे, भैया कार लेनी है, लोन है। जो भी खोलोगे, जो भी ऐप खोलोगे उस पर कार के ऐड देखने शुरू हो जाएंगे। तो ये सब क्या है, सब डेटा एडवर्टीजमेंट से है। आपने जो सर्च किया, आपके डेटा कलेक्ट किया गया, डेटा कलेक्ट करके डेटा बेचा गया, कार कंपनीज को डेटा बेचा गया, बैंक को बेचा गया डेटा। बैंक सब सब क्या होता है, एक दूसरे के सर्वर से कनेक्टेड है। जो आपने गूगल पे सर्च किया, बैंक वाले को मैसेज चला गया कि इसने ये सर्च किया है, फिर उधर कार वाले को भी सर्च कर दिया, अगले दिन से आपके अंदर फोन आने शुरू हो जाएंगे। मोबाइल सर्च करके देखो, जो मोबाइल सर्च करोगे तो आपको वही एडवर्टीजमेंट दिखाने शुरू हो जाएंगे, पेन सर्च करो, लैपटॉप सर्च करो, वही एड आने शुरू हो जाते हैं। तो हाँ। ये थोड़ा सा स्किल इसमें ज्यादा मांगता है। तो डेटा प्रोसेसिंग, डेटा माइनिंग, डेटा एडवर्टीजमेंट, डिजिटल दुनिया है, डिजिटल एडवर्टीजमेंट पे काम करिए, इस पे थोड़ा सा स्किल निखारिए, आने वाला समय इस पे आप उद्यम शुरू कर सकते हैं। डेयरी बिजनेस, डेयरी बिजनेस अगर आप करें कि जैसे जैसे सड़क सड़क यातायात लॉजिस्टिक्स सुधरेगा, आप छोटी जगह पे जाइए, डेयरी प्रोडक्ट, डेयरी छोटा डेयरी बनाइए, वहां से क्या, वहां से लोकल में मत बेचिए कभी भी, बिजनेस लोकल। एक कहावत है, शिक्षा दीक्षा भिक्षा, कभी भी लोकल में नहीं किया जाता है, अब बाहर बाहर होता है ना, ठीक। तो शिक्षा दीक्षा भिक्षा, कुछ भी तीनों में से कोई भी काम करना आप बाहर करेंगे ज्यादा सही रहेगा। तो आप लोकल में स्टार्ट करिए काम, उसकी मैन्युफैक्चरिंग, आपकी कभी लोकल कंजम्पशन सफिशियंट नहीं हो सकता, एक तो उतना प्रोडक्शन आप लोकल कंज्यूम नहीं कर पाएगा। तो आप दूर दराज में डेयरी डालिए, वहां से ट्रांसपोर्ट करिए, मेन शहरों में थोड़ा सा कॉन्टेक्ट बनाने पड़ेंगे, कॉन्टेक्ट में बड़े शहरों में जाइए, वहां पे दूध सप्लाई करिए। फूड प्रोसेसिंग यूनिट, फूड प्रोसेस जो हम चर्चा कर रहे थे आपसे एक दिन इस पे, कि फूड प्रोसेस यूनिट अगर आप लगाएं,
पैकेज डिब्बे हों, कुछ अचार, नींबू, कुछ तरह के मैन्युफैक्चरिंग, अगर आप कुछ फूड प्रोसेस पे काम करना चाहें तो आने वाला समय हाँ, इस पे बहुत बेहतरीन जाएगा। बहुत ज़्यादा डिमांड है, अचार की डिमांड है, टोमेटो केचप हाँ, की डिमांड है सिक्योरिटी और हाँ, सिक्योरिटी आजकल सर्विसेज की एजेंसी, कि जैसे मतलब लोग चाहते हैं कि हाँ, गाँव से सिक्योरिटी सर्विसेज की एजेंसीज डालिए, बड़े लेवल पे कोचिंग सर्विस। ऐसा नहीं है कि कोचिंग सर्विस सेंटर सबसे बढ़िया होगा, मतलब ऐसा कोचिंग सर्विस सेंटर अगर आपके पास। नहीं सही, अभी आपका नेटवर्क गिरा था। ठीक है। आवाज थोड़ी कट रही है आशुतोष ना, इंटरनेट आई थिंक। नेटवर्क थोड़ा सा रुका हुआ था, अभी हेलो। सही है। हाँ बोलिए। हाँ, तो कुछ कह रहे थे। हाँ तो आप क्या बोल रहे थे, वो आप प्रोसीड करें। हाँ, तो इन सब सेक्टर्स में आप बिजनेस का, जैसे क्या हो गया ना, डेटा डिजिटल एडवर्टीजमेंट हो गया, डेटा प्रोसेसिंग या सिक्योरिटी एजेंसीज हो गया, कोचिंग इंस्टीट्यूट, अगर आप बढ़िया कोचिंग इंस्टीट्यूट डालना चाहें, टेक्निकल हो गया, टेक्निकल नॉलेज के लिए, एकेडमिक पढ़ाई के लिए, बड़े शिक्षा के लिए, आईएएस पीसीएस के लिए, इन सब चीजों के लिए, तो इन सब चीजों में आप सेक्टर आजमा सकते हैं। डेयरी प्रोडक्ट। सकते हैं। हम्म। वो कह रहा था ना, उद्यमिता के कोचिंग संस्थाएं खोली जा सकती हैं, इस तरह की शिक्षा दी जा सकती है कि हाँ, नए नए उद्योग हाँ, कैसे हाँ, स्थापित हाँ, किए हाँ, जाए। हाँ, हाँ। टेक्निकल, मैं बताया ना कि कई सारे, जैसे क्या होता है कि कई सारे बिजनेस तो अपने आप जनरेट होते हैं। जैसे अगर डेटा प्रोसेसिंग के लिए अगर आपको एम्प्लॉयमेंट चाहिए लोकल में, तो डेटा प्रोसेसिंग का कोचिंग इंस्टीट्यूट डालो ना। हाँ अब सिंपल बड़े सी। बड़े जैसे आज तक, जैसे जैसे लिविंग मीडिया ले लो, मैं उसकी ऑडिट कर चुका हूँ लिविंग मीडिया की। लिविंग मीडिया कंपनी है, फरीदाबाद में रजिस्टर्ड है। उसकी उसका एक चैनल है आज तक, शायद सभी जानते होंगे। हाँ, हम्म तो आज तक उसका चैनल है, लिविंग मीडिया का चैनल है आज तक। उसी का एक चैनल है ललन टॉप, उसी का एक मैगजीन भी आती है इंडिया टुडे, उसी के चैनल भी आता है इंडिया टुडे। तो उसने क्या किया हुआ है कि जब भी बड़ी कंपनीज होती हैं, ठीक, उसने अपना खुद का वो डाला, कॉलेज डाला हुआ है मास कम्युनिकेशन के नाम से। मास कम्युनिकेशन के लिए आज तक का लिविंग मीडिया का खुद का एक कॉलेज है। वहां से वो बच्चे तैयार करते हैं और खुद के हायरिंग कर लेते हैं। तो ऐसे ही जब आप डेटा प्रोसेसिंग, डिजिटल एडवर्टीजमेंट में जाओगे, डेटा प्रोसेसिंग में जाओगे, फूड प्रोसेसिंग में इन्हें डालोगे, डेयरी प्रोडक्ट में जाओगे, किसी भी सेक्टर में अगर आपको नया बिजनेस डालना हो, तो उससे टेक्निकल नॉलेज, उसके टेक्निकल नॉलेज के लिए टेक्निकल लोग चाहिए होंगे। और टेक्निकल नॉलेज, जब टेक्निकल लोग चाहिए होंगे तो टेक्निकल स्टूडेंट तैयार करने पड़ेंगे। टेक्निकल स्टूडेंट तैयार करने हैं तो आप उसके कोचिंग इंस्टीट्यूट डालिए, कॉलेज डालिए। ये होता है ना, कॉलेज भी तो एक बढ़िया उद्यमी में आएगा ना। तो हाँ एकेडमिक तो बहुत खुले हैं कॉलेज, लेकिन स्पेसिफिक टेक्निकल स्किल्स के लिए आप एक कोचिंग इंस्टीट्यूट डालो उससे रिलेटेड। एक क्या होता है कि बिजनेस शब्द होता है, मैं थोड़ा सा बिजनेस, अगर बिजनेस मैनेजमेंट में हम लोग को पढ़ाया जाता है कि एक्विजिशन मतलब बिजनेस एक्सपेंशन शब्द होता है कि व्यवसाय विस्तार। तो व्यवसाय विस्तार, जैसे आपने कि व्यवसाय डाला, अब उसको एक्सपेंड करना है, तो उसमें दो तरह से एक्सपेंशन होता है। एक होता है वर्टिकल अग्रकृत, एक होता है पूर्ववर्ती हॉरिजेंटल। मतलब एक होता है अग्रकृत होता है, एक होता है वर्टिकल, मतलब संभव। ऊर्ध्वाधर कहते हैं ना, हिंदी में क्या कहते हैं वर्टिकल को, ऊर्ध्वाधर। हाँ, तो हाँ जब बिजनेस एक्सपेंशन में दो चीजें आती है, एक होता है हॉरिजेंटल, एक होता है ऊर्ध्वाधर मतलब वर्टिकल। वर्टिकल में क्या होता है, जैसे आपने कार की कंपनी है, आपकी कार बनाती है, ठीक। तो वर्टिकल में क्या होता है कि जैसे आपने कार बनाई, तो कार बनाने के लिए आपको टायर भी चाहिए होगा ना। टायर तो बनाओगे नहीं, कार कंपनी कभी टायर नहीं बनाती। तो टायर हमेशा खरीदती है किसी कंपनी से, उसका कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो क्या दिक्कत, अब कार बनाना है आपको, बिजनेस एक्सपेंड करना है, तो कुछ लोग क्या करते हैं, दूसरी कंपनी खरीदते हैं। लेकिन कुछ लोग जैसे अब उसको हॉरिजेंटल करना हो तो दूसरी कंपनी खरीद लेगा, लेकिन अगर उसको वर्टिकल में जाना होगा, वर्टिकल एक्सपेंशन करना होगा, तो वो सबसे बढ़िया कहेगा कि अरे हम दूसरे बिजनेस में क्यों जाएं, वहां नया टेक्निकल नॉलेज चाहिए, तो हम कार बना रहे हैं, सबसे बढ़िया टायर बनाने का बिजनेस शुरू कर। समझ रहे हो, ठीक। तो टायर बनाने का बिजनेस शुरू किया, और टायर बनाएगा, खुद खुद की कंपनी खुद को कार सेल करेगी, ठीक। और कार, सॉरी, टायर, कार वाले को कार सेल, टायर सेल करेगी, तो वो हो गया, इसको कहते हैं बैकवर्ड इंटीग्रेशन, वर्टिकल बैकवर्ड इंटीग्रेशन। उसके बाद होता है फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, ठीक। जैसे क्या होता है कि टाटा मोटर्स है, टाटा मोटर्स की ट्रक आती है, ठीक। अब उसके ट्रक बिक नहीं रहे हैं, मानो सोचो एग्जांपल है कि उसके ट्रक आगे, अब उसको बिजनेस एक्सपेंड करना है, टाटा वाला सोच रहा है कि यार बहुत हो गया, थोड़ा सा नया बिजनेस में जाते हैं।
तो एक तो हो गया कुछ और बिजनेस जाकर शुरू कर लो, तो वो टाटा सोचेगा फिर कि यार तूने नया बिजनेस क्यों शुरू किया है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो उसने क्या किया कि एक लॉजिस्टिक्स में बिजनेस डाल दिया कि अपने ट्रक बनाया, एक लॉजिस्टिक्स कंपनी शुरू कर दी, वो सामान ढोने का काम करेंगे। ठीक। तो इसमें बहुत ज्यादा आइडिया, नया आइडिया नहीं चाहिए होगा कि उसी सेक्टर में आप हो, उसी सेक्टर में थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ। हाँ। तो इस तरह से आप बिजनेस एक्सपेंड करोगे। वही वाली बात हम जैसे कह रहे थे, और हॉरिजेंटल में क्या होता है कि कुछ भी खरीद लो, कहीं से भी खरीद लो, कुछ भी मर्जर एक्विजिशन, उसका कुछ आता पता नहीं। जैसे रिलायंस अभी उसने किया था, रिलायंस ने कई सारे टेक ओवर्स किए हैं पूरे लॉकडाउन में। हम लोग, हमारे पास कुछ खरीदने के पैसे नहीं थे, रिलायंस ने खूब खरीदे हैं, कंपनी खरीदे हैं, बिग बाजार खरीदा। तो अभी जस्ट डायल खरीदा, जस्ट डायल खरीदा उसने, कई सारे नए इन्वेस्टमेंट्स किए उसने, विदेशों में जाके कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है। तो अगर आपके पास स्किल्स है, अगर आपके पास कुछ करने की चाहत है, बहाने नहीं है। अगर देखो क्या होता है, बहाने सबसे पहले हटा दो, क्योंकि बहाने सुनने के लिए कोई नहीं बैठा है यहाँ पे। बहाने को एक साइड में, अगर वो बहाने जेन्युइन भी है तो मत बताओ। बहाने का कोई स्कोप नहीं है आज के समय में। बहाने हैं उसको साइड में करो। वो कहते हैं ना, जिसको जलाना है चिराग जला ही लेता है, कुछ लोग हवाओं पे इल्जाम लगाए रहते हैं। तो हवा, मतलब आपको दिए जलाने हैं तो जलाओ, हवा बहेगी बहेगी, आपके लिए हवा तो रुकेगी नहीं ना, आधी तो सबके लिए बह रही है। दिया जलाना है तो जलाना ही पड़ेगा। तो ये इस टाइप के स्किल्स आप, हाँ, इस टाइप के स्किल्स के लिए आप कोचिंग इंस्टीट्यूट डालो, कॉलेज डालो। तो आपको कोई टेक्निक, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। हाँ कंफर्ट जोन से, हाँ तो मैंने बताया ना, जो हम हमारे हमारे समाज, हमारे युवा, हमारे जो युवा, क्या मतलब हर सेगमेंट की बात करें तो एक सुरक्षात्मक रवैया उनका होता है, सेफ साइड में गेम खेलना चाहते हैं। अभी एक वेब सीरीज आई थी ना, हर्षद मेहता द स्कैम 1992। तो हर उसमें कहता है रिस्क, रिस्क है तो इश्क है। वही वाली बात है, रिस्क आपको लेना पड़ेगा। अब हमारे कॉमर्स में कहा जाता है कि जितना रिस्क होगा, मोर रिस्क मोर गेन, लेस रिस्क लेस गेन। तो जितना रिस्क होगा उतना गेन होगा। लेकिन क्या होगा कि हमारा जो सामाजिक परिवेश है, हमारे जो युवाओं की सोच है, हमारे जो बाकी जो वातावरण है, वो सिर्फ साइड में गेम खेलना चाहते हैं कि 9 से 5 जॉब करें, 30 तारीख को सैलरी आए अकाउंट में, उसके बाद हम उसी हिसाब से महीने का खर्चा निकाल लें। और उसमें एक सीमित दायरा बना लेता है। और जब दायरे सीमित हो जाते हैं तो फिर आदमी न बाहर उड़ना चाहता है। तब मैं यही समझती थी, बस इतना सा ही है संसार। तो एक कहावत है ना, वो कविता हमने शायद 5वीं पढ़ी थी। वो हो जाता है कूप मंडूक हाँ का एक, जिसको। हाँ कूप मंडूक है, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। तो वही वाली बात हो रही है कि वो इतना सा ही संसार है। 9 से 5 जॉब करो, 30 तारीख को सैलरी आएगी। उसके बाद क्या होगा कि वही सिक्योर लाइफ है, साल में 14 छुट्टियां मिल जाएंगी आपको, रिश्तेदारी जाओ, ससुराल घुमाओ, फिर मुंडन में चले जाओ, जनेऊ में चले जाओ। तो हाँ। ये एक छोटा सा इन्वायरमेंट क्रिएट कर लेते हैं सेफ साइड में। तो इस और उसको, तो जब आपको उससे हटोगे तो दिक्कत होगी। अब उससे हटोगे तो दिक्कत क्या है, जब आप कहीं से भी लीक से बाहर निकलोगे तो आप खींचेगा। जब आप धरती से ऊपर जाते हो तो धरती आपको खींचती है आपको अपने तरफ कि भैया तू कहाँ जा रहा है, मेरे पास आ, मेरे पास आ, मेरे पास आ। लेकिन खींचते ही रहते, खींचते रहते। लेकिन जब आप एक ऑर्बिट से ऊपर पहुंच, आप जब आप गुरुत्वाकर्षण की लिमिट से ऊपर पहुंच जाते हैं दूसरे ऑर्बिट, तो उसका प्रभाव खत्म होता है। तो ये गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से हमें निकलना पड़ेगा। ये जो सुरक्षात्मक रवैया है, सेफ साइड में गेम खेलते हैं हम लोग कि सेफ साइड में रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। तो सुरक्षित शारीरिक रूप से रहिए, मानसिक रूप से आप कभी सुरक्षित मत रहिए कि मैं सुरक्षित हूँ बस, इतना वही सुरक्षित गेम खेलना है। 20 साल 30 साल की उम्र में आप फ्री फायर खेल रहे हैं हाँ यही यही गेम है। मतलब जैसे आप विदेशों में जाइए, आखिर क्या ऐसा कारण है कि मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप्स जो वर्ल्ड वाइड स्टार्टअप्स होते हैं वो विदेशों से होकर आते हैं। हमारे इंडिया ने अब तक एक कुछ है एग्जांपल्स हमारे यहाँ भी हैं कि फ्लिपकार्ट हाँ। है, ओयो ओयो रूम्स है। जिसने किया उसको है पता कि मतलब ऐसा अगर आप सोचो कि एक अन अकेडमी वाले ने आईएएस छोड़ के जब अन अकेडमी में आया होगा, हमारे दृष्टि आईएएस के जो कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं, हाँ। दिव्य कीर्ति कुमार, हाँ दिव्य कीर्ति जी, वो आईआरएस थे आई थिंक। मतलब यूपीएससी के एग्जाम वो भी क्वालिफाई हैं, वो भी जॉब छोड़ के कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाने आ गए। एक आईएएस की नौकरी छोड़ के एक आदमी एमबीए करने चला गया, जो आज के समय में रेल मिनिस्टर है। एक लड़का आईएएस के एग्जाम छोड़ के, एक आईएएस का एग्जाम छोड़ के अनअकैडमिक प्लेटफॉर्म शुरू कर रहा है। एक आदमी जो बड़े से बड़ा कॉर्पोरेट जॉब गौतम बाली की नाम करें, वेस्टीज प्राइवेट मार्केट
वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, आप भी इस कंपनी को जानते हैं, एमएलएम की एक बहुत बड़ी कंपनी है। तो एक मलेशिया में बाहर के कॉर्पोरेट जॉब जॉब छोड़ के आए, बिजनेस शुरू किया, और आज वेस्टीज कहाँ है आपको भी पता है, मुझे भी पता है कितनी बड़े लेवल पर काम करती है। ठीक। तो एक सेफ साइड का जो गेम खेलने का रवैया होता है, उसको थोड़ा सा निकलना पड़ेगा, उस दायरे से बाहर निकलिए, एंटरप्रेन्योर बनिए, इन्वेस्टमेंट मतलब अपना स्किल इन्वेस्ट करिए, आप किसी दूसरे के लिए काम करने के बजाय अपना स्किल इन्वेस्ट करिए, ताकि मतलब एक इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में भारत के आगे जाने में आप उसको हेल्प तो कर सके कम से कम। और कोई प्रॉब्लम होती है अगर आपको, तो चीजें हैं आपके पास, आएंगी, है। प्रॉब्लम कहाँ नहीं है, प्रॉब्लम हाँ, कहाँ नहीं है, हर सेक्टर में प्रॉब्लम है ना, जॉब में प्रॉब्लम है। गवर्नमेंट भी आपके साथ अब खड़ी है, ये आप, गवर्नमेंट तो चाहती है कि आप काम करें, और हाँ, इसमें इनविजिबल हैंड अदृश्य हाथ, मतलब लोग काम करें और पैसे कमाएं, क्योंकि जो है पैसा एक ऐसी चीज है कि अगर आप ज्यादा कमाएंगे तो आपके पीछे वो ऑटोमेटिक भीड़ खींची चली है। तो ये वहां पे हाँ, अभी सी बात है। पीछे वो अकबर की तरह से, जैसे अकबर के पीछे सैनिक खड़े होते हैं, उनके पीछे भी हम्म। लोग सैनिक खड़े हों, और कितना अच्छा लगता है, कितना अच्छा लगता है, प्यारा लगता है। हाँ, विदेशों में जैसे आप फॉरेन कल्चर देख लो, तो उद्यमी हैं, मतलब वो लोग क्रिएटिविटी को लेके बहुत एक्सप्लोरर हैं, मतलब हमेशा कुछ ना कुछ क्रिएटिव काम को लेके बहुत, एक तो उनका समाज भी, सोशल भी उसको सपोर्ट करता है, वहाँ की गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है, फाइनेंस मतलब वहाँ के हर इन्वेस्टर भी सपोर्ट करते हैं कि स्किल्स जब तक निखरेगा नहीं, जब तक आप स्किल्स को अपने बाहर दायरे से बाहर नहीं ले जाओगे, तो तब तक आप एक बेहतर वो नहीं, उद्यमी नहीं बन सकते हो ना आप। वही स्किल को निखारो, आप एक नए सेक्टर में जाओ, एक्सप्लोर करो दुनिया, जब तक एक्सप्लोर नहीं करोगे, टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर नहीं करोगे, मशीनरी एक्सप्लोर नहीं होगा, नॉलेज एक्सप्लोर नहीं होगा, कोई भी वही बस एक सिस्टम में चले जा रहे हो कि यही जो सिस्टम बनाया गया उसी में काम करेंगे, तो दिक्कत तो रहेगी ना फिर तो। फिर हम वही बात है कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो सपना है हमारे प्रधानमंत्री का, अगर पूरा होता है तो सबके लिए तो बेहतर है। अगर सोचो हमारा देश अगर 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनता है, तो इससे तो आपकी भी अर्थव्यवस्था सुधरेगी, हमारी भी अर्थव्यवस्था सुधरेगी, जब तक हर आदमी का निजी फायदा होगा। हाँ, तो लेकिन सिर्फ रोजगार के सेक्टर में जाके कि मैं सिर्फ जॉब कर लो, सिर्फ सरकारी नौकरी ले लो, सिर्फ क्लर्क बाबू बन जाओ, तो उससे कैसे बनेगा 5 ट्रिलियन इकोनॉमी? आपको तो कहीं ना कहीं उद्यमशीलता, रोजगार जनक बनिए, रोजगार अवसर अवसर दीजिए ना, हमेशा आप अवसर खोजते हो, कभी दूसरों के लिए भी तो अवसर बनो। अब एक आखिरी क्वेश्चन के साथ हम लोग समाप्त भी करेंगे इसको, मेरे ख्याल से लंबा एपिसोड हो हाँ, इस सेक्टर, हाँ इस सेक्टर में जैसे भारत सरकार पे जो आप बता रहे थे उस समय कि भारत सरकार के, हम बहुत सारा उस पर प्रकाश डाल नहीं पाए, कभी इस पे अलग से चर्चा रखा जाए ना हो तो, मेरे ख्याल से हाँ। कि भारत सरकार की बहुत सारे काम किए ना भारत सरकार। जैसे क्या होता है कि एंटरप्रेन्योरशिप को लेके मैं जैसे बता रहा हूँ ना, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, गुजरात से आते हैं, और गुजरात जाना ही उद्यम के लिए जाता है। हाँ, तो तो इनका जो पूरा हाँ, जैसे कि बहुत सारी, मैं तो इतनी परियोजनाएं पे काम मैं देख रहा था, स्टडी करता ही रहता हूँ कि इतनी परियोजनाएं इन्होंने लागू की है, भारतमाला परियोजना, इंटरनल, जैसे क्या होता है इनलैंड वाटरवेज, जैसे वाटरवेज, जैसे हम कह रहे थे ना कि लॉजिस्टिक्स की सुविधाएं सरकार को देनी चाहिए, तो इस पे बहुत हमारे नितिन गडकरी जी ने बहुत सारा इस पे काम किया है कि इनलैंड वाटरवेज पे काम कर रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल अगर आप देखें तो हल्दिया से बनारस वाटरवेज सर्विसेज शुरू हुई हैं, जो लॉजिस्टिक्स के जो दिक्कत की बात कर रहे थे हम, तो हल्दिया से बनारस से क्या होता है कि वाटरवेज पे इतना कम कॉस्ट आता है। आप सोच के देखो, आपको बहुत तकनीकी नॉलेज की जरूरत नहीं है कि अगर आप बहाव के क्षेत्र में जाते हो जिस ओर से पानी बह रहा है, तो शायद 35 पैसे पर किलोमीटर आपको पड़ रहा है उसमें, और अपोजिट आते हो तो शायद 65 पैसे का करीब खर्चा, उस टाइम तो खैर डेटा है नहीं मेरे पास अभी। तो ये काम जैसे उन्होंने कहा कि हमारे देश में 14,200 500 किलोमीटर टोटल इनलैंड वाटरवेज हैं, नदी नहर झीलों को मिला के 14,500 किलोमीटर के वाटरवेज बनाए जा सकते हैं। ये संभावना है हमारे देश में, अगर ये बन जाता है तो लॉजिस्टिक्स के सेक्टर में सबसे बड़ा सुधार आ जाएगा। उसके बाद नदियों में उस हिसाब से बनाना पड़ेगा, तो उस पर काम चल रहा है, बहुत सारे सेगमेंट पर काम चल रहा है। कोस्टल एरियाज में देखो, जैसे आपको उड़ीसा से विशाखापट्टनम सामान ले जाना होगा, तो सोचो ना, आप सड़क से ले जाओगे तो कितना दूर पड़ेगा, लेकिन अगर कोस्टल कोस्टल ले जाओगे, समुद्र समुद्र ले जाओगे तो कितना आराम पड़ेगा।
बंगाल से अगर आपको विशाखापट्टनम ले जाना हो सामान, बंगाल से अगर आपको आंध्रा ले जाना हो सामान, तो कोस्टल आप नक्शा उठा के देखो, गुजरात से महाराष्ट्र ले जाना हो सामान, गुजरात से विशाखापट्टनम ले जाना हो, गुजरात से केरल ले जाना हो, तो ये कोस्टल एरिया। और नेचर को तो थैंक यू बोलना चाहिए कि हम तीन ओर से पानी, पूरा एक हमारा निचला हिस्सा ही पानी से घिरा हुआ है। हाँ, मतलब जो इस मामले यूनिक है कई आप चीन को देखो ना, चीन को तो कोस्टल एरिया ने भगवान ने दिया ही नहीं। आप चीन इतना बड़ा, और तब भी उसके बाद आप देखो होगा प्रकृति ने हमें इतना बड़ा वरदान दिया है, नदियों का जंजाल है हमारे देश में। और इस नदियों के जंजाल के के अलावा ये हमारा पूरा एक आधा हिस्सा अगर नक्शा उठा के देखो तो नीचे से ऊपर तक का, ये नीचे का पूरा ये सूंड जो हमारा है पूरा पानी के किनारे बसा हुआ है। तो कितना हम इनलैंड मतलब कोस्टल एरिया में ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और अगर हिंद महासागर। बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर, और कहीं जाना हो तो परमिशन लेना पड़ता है। जैसे भूटान को मैं बताऊं, भूटान को ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है, तो भूटान तो हमारा मित्र देश है। तो भूटान क्या करता है कि भूटान हमारे देश में, हमारे देश से होते हुए ट्रक ले जाता है और आके यहाँ पे बंगाल में बंगाल पोर्ट पे सामान लाता है। तो बंगाल पोर्ट से सामान लद के विदेशों में एक्सपोर्ट होता है, या फिर इम्पोर्ट भी इसी रास्ते करता है। हमें तो किसी से भीख मांगने की भी जरूरत नहीं है। हाँ हाँ, और तो क्या हम आज के समय में मतलब कोई हमें ब्लॉक नहीं कर सकता है कि हम अब तरफ से, हमारे पास इतने रास्ते हैं निर्यात के कि हाँ एक्सपोर्ट करना हो तो एक्सपोर्ट के मामले में तो हम बहुत फिर भी हम पीछे हैं। तो कहीं ना कहीं इस पे समस्या की बात है, इस पे अध्ययन करने की जरूरत है। तो ये इनलैंड वाटरवेज पे काम किया गया है, भारतमाला परियोजना, कि हर बंदरगाह को सड़क से जोड़ो, हर सड़क को सड़क से जोड़ो, हर बाजार को बाजार से जोड़ो, हर मार्केट को मार्केट जोड़ो, हर शहर को शहर से जोड़ो। कि मतलब कोई भी शहर, कोई भी बंदरगाह पे कहीं भी सामान भेजना हो, वहां से पहुंचाना हो, तो तुरंत मतलब दिक्कतों का सामना न करना पड़े। भारतमाला परियोजना है। उसके बाद पीपीपी मॉडल पे काम हो रहे हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे काम किए जा रहे हैं बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए, सड़कें बनाए जा रहे हैं पीपीपी मॉडल पे। इस पे कई, कोच्चि रेल पीपीपी मॉडल का बढ़िया एग्जांपल है। जो दिल्ली का एयरपोर्ट है, मैं आपको बताऊं, मैंने इसकी ऑडिट की है। डायल है, जैसे दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, डायल पूरे दिल्ली एयरपोर्ट को देखता है। ठीक, तो ये पीपीपी मॉडल पे है कि पब्लिक और प्राइवेट दोनों मिलकर पैसा लगाएंगे और दोनों मिलकर शेयर पैसा बांटेंगे। इस मॉडल पे काम किया जाता है। इस मॉडल पे थोड़ा सा मैं चर्चा करूं, अगर इस मॉडल पे एक और है, अगर परियोजना की बात कर लें हम, तो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, इस पे कभी हम अलग से चर्चा करेंगे। ये जो भारतीय नीतियां हैं उद्यमशीलता को, मैं करूँ अगला, क्या सवाल ले रहे हैं? नहीं नहीं, वो तो थोड़ा सा हाँ, तो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन की कई सारी परियोजनाओं को, सड़क हुआ, यातायात हुआ, और अगर हम इस पे बात करें तो जो इस पे सेगमेंट पे काम किए जा रहे हैं कि इस पे कभी अगर विस्तृत चर्चा किया जाए तो ज्यादा बेटर होगा मेरे ख्याल से ना, क्योंकि इसमें, अगली हाँ, चर्चा रब की हाँ, सरकार के क्योंकि इसमें है। जो और हम प्राइम मिनिस्टर ने 19 के भाषण में इसको परियोजना को रखा था, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। एक पाइपलाइन का मतलब ये नहीं कि पाइपलाइन बिछाया जाएगा, पाइपलाइन का मतलब होता है कि सारे परियोजनाओं को एक लयबद्ध किया जाएगा, एक पाइप लाना है, मतलब एक सूत्र में बांधना है। तो एक सूत्र में बांधने के लिए एक ये परियोजना लाई गई, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, एनआईपी के नाम से है। इस पे 3 लोगों का शेयर है, भारत सरकार भी पैसा लगाएगी 40%, 39% राज्य सरकार पैसा लगाएगी, और 21% प्राइवेट लोग लगाएंगे पैसा, प्राइवेट इन्वेस्टर्स आएंगे इसमें पैसा। तो तीनों लोगों को मिला के इस परियोजना पर काम होगा। बेहतर सड़कें, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतर सुविधाओं के लिए पाइपलाइन बनाई। इस पर कभी चर्चा करेंगे तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। उसके बाद युवा जनशक्ति पे काम किया रहा है कि मतलब यूथ इंडिया, स्किल इंडिया, खेलो इंडिया। आप खेलों को सिर्फ खेल पे मत लीजिए, बिजनेस के लिए भी बहुत बड़ा होता है। अगर आज विराट कोहली अगर बढ़िया फिटनेस का चैलेंज दे रहे हैं तो फिटनेस की वजह से कितने ब्रांड उभर के आते हैं। खेलो इंडिया है, खेलो इंडिया है, यूथ इंडिया है, स्किल इंडिया है, हाँ, और बहुत सारे कुछ नाम आप गिना दो ज्यादा बेहतर होगा। इस टाइप की सरकार काफी। एक मिनट आता हूँ। और मैंने थोड़ा सा घर पे
बुलाने लगते हैं लोग कुछ अच्छा। भी काम। हाँ हाँ। हाँ हाँ। तो वर्क फ्रॉम होम में तो ये रहता ही है। हम्म, तो इस पे कई सारे सेक्टर्स को, इस एनआईपी प्रोजेक्ट में कई सारे सेक्टर्स को लाया गया है। ऊर्जा के सेक्टर में देखिए, व्यवसाय का हम तो इसको जैसे हम लोग सिर्फ ऊर्जा को सिर्फ बिजली मानते हैं, सिर्फ ऊर्जा का सेक्टर सिर्फ बिजली नहीं, जैसे सौर ऊर्जा पे ये सरकार बहुत फोकस है कि कहीं ना कहीं अल्टरनेटिव सब्स्टिट्यूट की बात कर रहे हैं कि सिर्फ कोयला से बिजली, कोयला और बिजली पे ही डिपेंडेंसी न रहे। तो इसलिए सौर ऊर्जा पे बहुत सारा काम किया है। तो ये जो 100 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट है 2020 से 2025 तक का, एनआईपी में जो इन्वेस्टमेंट आने का अनुमान लगाया गया है, हमारे प्रधानमंत्री ने भाषण में कहा भी था, तो इस पे इसका 24% ऊर्जा सेक्टर में खर्च किया जाएगा, 19% सड़कों पे खर्च किया जाएगा। आप सोचो 100 लाख का 24% यानी 24 लाख करोड़ अगर ऊर्जा सेक्टर में खर्च किया जाएगा सिर्फ 5 सालों में, और 19% सड़कों पे खर्च करेंगे, तो सोचो सड़कों पे, शहरी विकास में 16%, रेलवे पे 13%। रेलवे इज द बैकबोन ऑफ लॉजिस्टिक्स, इंडियन लॉजिस्टिक्स। अगर आप पता ही है कि कुछ भी लाना हो, अभी मुझे बाइक मंगवाया मैंने, इतने सस्ते में बाइक आ गया, अगर रोड वाइज लाते तो उसे तेल फूक जाता। तो रेल हमारा रीढ़ है। अगर आप साउथ में जाओ तो साउथ में एक रेलवे ने सर्विसेज चलाई है, रो रो फेरी सर्विसेज, आप शायद पता होगा, रोल अप रोल डाउन। कि वो वहाँ क्या होता है कि सड़कें बड़ी ऊबड़ खाबड़ होती हैं, तो ट्रक वाले रिस्क नहीं लेते। ट्रक क्या करते हैं, ट्रेन में लाद दिए ट्रक, और रेल ले जाके दूसरी जगह छोड़ देती है, वहां ट्रक ले जाके कर देते हैं। तो रेलवे में इन्वेस्ट, जब रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, रेलवे में पैसा ज्यादा इन्वेस्ट होगा, रेलवे मजबूत होगा, तो जाहिर सी बात है कि हमारा व्यवसाय मजबूत होगा। ये सब बड़ी बड़ी चीजें, ये क्या होगा कि अभी दिखेगा नहीं, 5 साल जब इन्वेस्टमेंट होगा उसके बाद से इसका इफेक्ट दिखना शुरू हो जाएगा। तो ये सब चीजें काम, आत्मनिर्भर भारत की बात कर ले, अगर हम आत्मनिर्भर भारत है, महिला सशक्तिकरण की बात कर ले, वुमेन एम्पावरमेंट एक बड़ा की पॉइंट है। इस पर कभी हम लोग चर्चा करेंगे, विस्तृत चर्चा करेंगे। ये भी व्यवसाय में है। पहले क्या होता था कि व्यवसाय सिर्फ मर्दों के लिए ही कहा जाता था, कि पहले अगर 50-60 साल पहले आजादी के समय के पास जाओ, तो व्यवसाय का मतलब ये होता है कि पुरुष करेंगे। महिलाओं को ये अधिकार नहीं था कि वो निकल के व्यवसाय करें। न समाज एक्सेप्ट करता था, न सरकार एक्सेप्ट करती थी, न लोग एक्सेप्ट करते थे, न कोई एक्सेप्ट करता था। लेकिन आज के समय में वुमेन एम्पावरमेंट पे गवर्नमेंट ने काम किया है। उनको हर जगह, मैं एक सबसे बड़ा कंपनीज एक्ट की बात करूं, कंपनी एक्ट में एक लिमिट बनाई गई है कि कुछ कंपनीज को, थोड़ा टेक्निकल नहीं जाता हूं मैं, उसमें बहुत सारे नियम है। जो बड़ी कंपनीज हैं उनके लिए एक वुमेन डायरेक्टर रखना कंपलसरी है। आप समझ रहे हो कितनी बड़ी बात है कि अगर एक कंपनी में एक वुमेन डायरेक्टर रखना कंपलसरी कर दिया जाए किसी एक्ट के माध्यम से, तो ये कितनी बड़ी ताकत है वुमेन एम्पावरमेंट को, महिला सशक्तिकरण को आगे करने के लिए। ये कंपनीज एक्ट 2013 के अमेंडमेंट का सबसे बड़ा पार्ट, सबसे बढ़िया पार्ट मुझे लगा था वो, कि मतलब उसका टर्नओवर है 1000 करोड़ टर्नओवर होना चाहिए, मतलब कुछ है लिमिट में, उसको ज्यादा टेक्निकल हो जाएगा उस पर, क्योंकि उसमें टर्नओवर भी होता है, उस पर बाकी चीजें कैपिटल भी देखी जाती है। तो बड़ी कंपनीज में जब वुमेन एम्पावरमेंट के लिए डायरेक्टर रखना कंपलसरी हो जाएगा, कई सारे सेगमेंट पे वुमेन को आगे किया जा रहा है। कैबिनेट में फाइनेंस मिनिस्ट्री जैसा कीवर्ड, की पोर्टफोलियो एक महिला को दिया गया। आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी बात है। इंडिया में 4 सबसे बड़े पोर्टफोलियो होते हैं, डिफेंस, होम, और डिफेंस हो गया, होम हो गया, फॉरेन हो गया, और फाइनेंस हो गया। 4 होते हैं जो सीसीएस के मेंबर्स होते हैं। उसमें से अगर एक महिला बैठती है तो ये बड़ी वुमेन एम्पावरमेंट के लिए सबसे बड़ी बात हो गई ना। तो ये बिजनेस के लिए, अगर आप, एक क्या होता है, एक तो दो चीजें होती है, एक डायरेक्ट फायदा दिखता है कि कुछ नीतियां होती है जो डायरेक्ट फायदेमंद दिखती है, एक होती है इनडायरेक्ट फायदा दिखती है। ये सब नीतियां, जो सरकार की नीतियां इनडायरेक्ट फायदा करती हैं, कि पीछे से आपको सपोर्ट देंगी। हाँ, तो ये है। उसके बाद 4L पे जो काम हुआ, लैंड, लेबर, लॉ, लिक्विडिटी, इस पे काम हुआ। तो इस सब चीजें सरकार ने काम किया है अपने ओर से, सरकार ने पूरी श्रद्धा के साथ। और खासकर मैं इस सरकार को धन्यवाद दूंगा, इस सदन को, इस व्यवस्था, इस पार्लियामेंट को मैं धन्यवाद दूंगा कि वो व्यवसाय को लेके काफी अग्रसर है। कि मतलब सिर्फ रोजगार को लेके नहीं, सिर्फ वही मतलब पुरानी नीतियों को लेके नहीं, रोजगार को लेके बहुत, मतलब काफी हद तक ये लोग आगे हैं। और कई सारी चीजें हैं, जैसे सेज, बहुत सारे सेज बनाए गए हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, कि एक्सपोर्ट पे बढ़ावा दिया जा रहा है, इंपोर्ट को कम किया जा रहा है, कि इंपोर्ट कम, जैसे एंटी डंपिंग ड्यूटी बढ़ाई गई है, ताकि बाहर से लोग सस्ते सामान, जैसे क्या होता है कि डंपिंग चाइना से ड्यूटी, प्रोडक्ट, सब ये सब हाँ, एंटी हटाए हैं। डंपिंग ड्यूटी क्या होता है, मैं थोड़ा सा समझा दूं। एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होता है कि लोग क्या करते हैं, बाहर से सामान ले आके बहुत ज्यादा
की मात्रा में कि सस्ता सामान मिलता है। शायद जाहिर सी बात है, चाइना का अगर टेम्पर्ड ग्लास चाइना में 2-2 रुपए के चाइनीज प्रोडक्ट लाते थे, तो उसको रोकने के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाती है कि निर्यात कम हो, आयात ज्यादा हो। निर्यात कम होगा तो लोग यहाँ सामान ज्यादा बनाएंगे, यहाँ ज्यादा सामान बनाएंगे तो यहाँ के लोगों को उद्यम ज्यादा होगा। सरकार हर ओर से घेर रही है चीजों को, हर ओर से काम पे लगा रही है। थोड़ा समय लगेगा, युवाओं को थोड़ा सा अग्रसर रहे, काम को लेके अपने आइडियाज, अपने इंथुजियाज्म को लेके एक्टिव रहे। सरकार आने वाले समय बहुत प्लेटफॉर्म दे रही है और देगी भी। आखिरी प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और मेरे ख्याल से अंत भी करें, क्योंकि हाँ। काफी टाइम भी हो गया, 1.5 घंटे की चर्चा भी हो गई। हालांकि बीच अच्छा, में थोड़ी सी समय पता नहीं चलता ना। एक्चुअली आज का जो टॉपिक है वो हमारे फील्ड से थोड़ा सा इसमें कंटेंट आ गया, और जब पता ही है, जब अपने फील्ड में चीजें आ जाती है तो घेर के मारने में बहुत मजा आता है। तो कुछ आज कुछ सवाल तो अपने फील्ड में आ गए हैं, तो इस पे तो आप मुझे पूरी रात बुलवा लो। तो हाँ, पूरी रात बोलने के लिए तैयार हैं हम तो। कुछ हाँ, दर्शक भी तैयार रहेंगे सुनने के लिए। कि एक एक टॉपिक पे थोड़ा सा जो है मतलब समय ले लेकर के एक एक चर्चा किया जाए तो अच्छा रहेगा। और हाँ, ये तो आज अभी शुरुआत है, आप देखिए आगे आगे टॉपिक हम लोग बढ़ाते जाएंगे। हाँ, लोग अभी तो जुड़े हैं थोड़ा सा। आज तो हम देख रहे हैं ज्यादा लोग व्यू कर रहे हैं, लेकिन कमेंट थोड़ा कम ही लोग कर रहे हैं। मुझे लगता है कि कुछ लोग कमेंट करने से डरते भी हैं कि मेरा नाम शो ऑफ ना हो जाए, लेकिन मुझे दिखता है कुछ लोग का नाम की मतलब कौन लोग वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं। बीच में तो हम्म 10 के आसपास लोग एक ही बार में लाइव थे, देख रहे थे। हम्म और हम्म, हम्म। किसी के पास समय नहीं होता है, कुछ भी नहीं है। लेकिन क्या आप, अब मैं शाम को बता रहा हूँ 7:30 बजे के आसपास मैं जब ऊपर आया हूँ ये शो करने के लिए, तो उस टाइम पे टीवी पे मैं देख रहा था कि अगला मुख्यमंत्री कौन। अब सोचिए 1 साल बाद चुनाव होने वाले हैं और अभी से मतलब चल रहा है अगला मुख्यमंत्री कौन। दिक्कत और क्या है ना, न्यूज चैनल का काम दो है। एक तो कंटेंट डाइवर्ट करना, दूसरे तरफ जाइए, कंटेंट डाइवर्ट कर दो कि मतलब वास्तविक मुद्दे से भटका दो, और दूसरा होता है हाँ, गलत जानकारी ठोक दो उसके अंदर कि वो सही सवाल पे पहुंचे ही ना आदमी। तो अब ये सब चीजें देख करके आप अपने मतलब की तो कुछ चीजें वहां से निकाल नहीं सकते हैं अपने लिए। अगर आपको बिजनेस करना है तो अगला मुख्यमंत्री कौन होगा सब थोड़े बिजनेस करेंगे। हाँ, वो बात अलग है कि आप अगर रिसर्च बिजनेस करना चाहते हैं, ये कि कौन जीत रहा है किसके वो है, आप कंपनी बना करके रिसर्च बिजनेस स्टार्टअप शुरू कर सकते हो, वो बात अलग है। तो आपके लिए वो एपिसोड अच्छा है। हाँ, तो ये बताया ना, डेटा माइनिंग का जो बिजनेस है वो यही करता है। आपको क्या पता है, हाँ, जो प्रशांत किशोर हैं वो यही करते हैं, डेटा माइनिंग का ही काम करते हैं। डेटा माइनिंग किया, यहाँ से ये है, यहाँ से ये है, यहाँ से ऐसे है, यहाँ पे ये कैंडिडेट उतारो, यहाँ पे ये जनसंख्या ज्यादा है, यहाँ पे ये कैंडिडेट उतारो, यहाँ पे ये जनसंख्या ज्यादा है, यहाँ पे ये कैंडिडेट उतारो। ये डेटा माइनिंग का काम है, बहुत बड़ा। आने वाला समय डेटा माइनिंग को लेके बहुत बड़ा बिजनेस देने वाला है। हाँ, मतलब आज के तो जो बड़े मीडिया प्लेटफॉर्म है कहीं ना कहीं एड बेसिस पे काम करते हैं, जिसका ऐड आ रहा है तो अच्छा खासा ऐड मिल रहा है उनको, पैसा जहाँ से मिलेगा उनको दिखाएंगे बस, और क्या। खैर, हम्म, आखिरी प्रश्न को हम लोग लेते हैं, हम्म, क्योंकि मैं देख रहा था कि जो 1970 थे 1980 के बीच जो जापान था, जापान हम्म, सबसे ज्यादा युवा की आबादी वाला देश था उस समय। जापान ने बहुत तेजी से ग्रोथ किया। हम्म, 80 से लेकर 2000 के बीच चीन सबसे बड़े युवाओं का देश था। उस बीच हम्म, उसने बहुत तेजी से अपनी जीडीपी को ग्रो अप किया, और आज तो देख रहे हैं $14 ट्रिलियन का चीन का जीडीपी है, और अमेरिका से $60 ट्रिलियन के आसपास का कुछ डिफरेंस है उसका। और हम्म, भारत जो है सबसे बड़ा युवाओं की आबादी वाला देश है। 15 से 59 वर्ष की आयु के जो युवा है भारत में 62% है, यानी कि जो हम्म, कार्यबल हिस्सा है 62% है युवा। लेकिन इसमें थोड़ी स्किल की कमी है, तो कह सकते हैं कि बेकार जनशक्ति है भारत में। लेकिन हम्म। फिर भी अगर मैं कहूँ तो जो क्या ये 2020 से 2030 के बीच का जो अगला डिकेड होगा, क्या वो भारत के लिए स्वर्णिम होगा, और स्वर्णिम होगा तो किस हद तक होगा। और भारत सरकार ने जो प्रयास किया वो तो हो ही गया है। हाँ, देखिए, कंक्लूजन के लिए बड़ा सही दिमाग उठाया आपने कि आने वाला 10 साल हम एक बेहतर दौर में चल रहे थे। हालांकि कोविड से पहले की सिचुएशन की बात करें तो हम एक बहुत बेहतर दौर में चल रहे थे। हम एक बेहतर की उम्मीद के साथ आगे बढ़ रहे थे, और कई सारी परियोजनाएं ऐसी आई थी जो हमें आप बहुत अच्छे से आगे ले जाने के लिए कि हमारे जो मोस्ट मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन है वो यूथ यूथ इंडिया, इसलिए हमें कहा जाता है कि नवयुवकों का देश है इंडिया। तो आने वाला समय, हालांकि 2019 का अगर आप भाषण सुने,
आप प्रधानमंत्री के समर्थक हो या फिर न हो, ये राजनीतिक की बात है, लेकिन आपको उनका 2019 का पार्लियामेंट को सॉरी लाल किले का भाषण हर आदमी को जरूर एक बार देखना चाहिए। उनके पूरे लाइफ का जो 2-3 भाषण में रिकमेंड होता है, उसमें 2019 का अगर आप पढ़ ले वो लाल किले का भाषण देखे, उसमें उन्होंने बहुत सारी दूरदर्शी परियोजनाओं को लेकर बात की थी। तब कोविड कहीं एग्जिस्टेंस में नहीं था। जैसे कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात की गई है, 5 उस टाइम उन्होंने बात किया था। कई सारी चीजें की प्लास्टिक विहीन, कई सारे अच्छे मुद्दे उठाए थे उन्होंने। प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक को कम करना है, जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात कर रहे हैं। तो ये सब सारी चीजें अगर आप डायरेक्ट इनडायरेक्टली व्यवसाय हमारे देश को आगे ले जाने के लिए बहुत बड़ा 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का अगर आप उद्देश्य रखते हैं, तो जाहिर सी बात है सरकार ने इस पर काम भी किया होगा। ऐसा तो मतलब एक ऐसा नहीं है कि एक प्रधानमंत्री अगर देश का भाषण दे रहा है लाल किले पे जाके, तो कुछ तो होमवर्क हुआ होगा ना कि हाँ 5 ट्रिलियन का इकोनॉमी बनेगा, कैसे बनेगा। तो एक दूरदर्शिता के साथ वो भाषण दिया गया था। और वो कि 10 साल में हम, आज के 10 साल 2030 तक का टारगेट है कि हमें 5 ट्रिलियन इकोनॉमी करनी है। तो उस सेक्टर के लिए हम कहेंगे यूथ युग तो बहुत शानदार है, क्योंकि भारतीय बाजार संभावनाओं से परिपूर्ण है। बहुत सारी संभावनाएं भारतीय बाजार में पड़ी हुई है। सबको चीजों की आवश्यकता है। फ्रिज, टीवी, कूलर, वॉशिंग मशीन, मोबाइल, स्किल, नॉलेज, शूट, बूट, बाइक, मोटरसाइकिल, गाड़ी, फॉर्च्यूनर, सब कुछ चाहिए। और है किसी के पास नहीं, बहुत लोगों के पास नहीं है। तो इसलिए भारतीय बाजार एक आज के समय में, इसीलिए तो सारे देश दुनिया से आज के समय में हम बहुत बड़ी ताकत नहीं है कि किसी पर अटैक करके उस पर बहुत नुकसान पहुंचा देंगे। फिर भी हमारी इज्जत और डरते क्यों है? क्योंकि हम एक इतने बड़ी बाजार है, भारत एक इतना बड़ा बाजार है कि डरना स्वाभाविक है। अमेरिका, रूस क्यों डरेगा इंडिया से? भाई हम लोग उस एयरफोर्स मामले में ताकतवर है, न थल सेना, न वायु सेना, कोई हम ताकतवर नहीं है। फिर भी हमारी बात सुनता है, हमारे हमें इतनी इज्जत इसलिए देता है क्योंकि हमारा एक भारत का जो बाजार है, जो मार्केट है, इतना बड़ा बाजार है कि दुनिया के सारे प्रोडक्ट खपाने के लिए काफी है इंडिया का मार्केट आज के समय में। ठीक, तो संभावनाएं अपरंपार हैं। उद्यमशीलता, उद्यमी युवा को होने की आवश्यकता है कि युवा आए, इसको टेक ओवर चार्ज अपने हाथ में ले कि हाँ मैं करूंगा, मैं करूंगा। अगर हर आदमी ये ठान ले कि मैं करूंगा, हर यूथ ये कह दे कि मैं करूंगा, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में छोटा कंट्रीब्यूशन मेरा भी होगा, तो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी कोई बहुत बड़ा ऐसा सपना नहीं है कि नहीं पूरा होगा। तो ये स्वर्णिम युग है, सरकार उस पर बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। कोविड जैसी असफलताएं आएंगी, कोविड जैसी असफलता नहीं कहेंगे, कोविड जैसी रुकावटें तो आती रहेंगी। अभी ऐसा तो है नहीं कि कोविड के बाद रुकावटें नहीं आएंगी, कोविड के बाद भी बहुत सारी रुकावटें आएंगी। उस रुकावट को साइडलाइन करते हुए हमें इकोनॉमी को एक बूस्ट देना है। यूथ को कीवर्ड देखो कि सारा दारोमदार यूथ पे है। यूथ को डिसाइड करना है कि वो रिया चक्रवर्ती को फांसी दिलवाएगा कि अर्थव्यवस्था को आगे ले जाएगा। सिंपल सी बात है। अगर उसको अगर कि जब वो सुशांत जैसे मैटर पे इतनी बड़ी टीआरपी मिलती है और यूथ, हाँ हाँ वही बात है कि यूथ को डिसाइड करना है कि हमें 5, देखिए नरेंद्र, देखिए हमारे प्रधानमंत्री का विजन है 2030 तक भारत का जो पीक चल रहा है, जैसे होता है ना कि जवान भारत, जवान भारत है, जवानी बहुत दिन तक रहती नहीं है। भारत जवान है और जवानी बहुत दिन तक नहीं रहेगी। तो ये 10-15 साल हमारे पास हैं, इसमें हम जितना बेहतर कर सकते हैं करें, और बेहतर यूथ करेगा। और 60 साल का आदमी तो नहीं ना चेंज लाएगा, वो तो बस वही जो चल रहा है वही चलाएगा, तो चलो लाइफ काटनी है। तो यूथ को टेक लेना पड़ेगा कि हाँ भाई मैं करूंगा, मुझे करना है। जब 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात होगी तो मेरा कंट्रीब्यूशन होना चाहिए और मैं दूंगा कंट्रीब्यूशन। तो ये जब हर आदमी के अंदर आएगा, क्योंकि सरकार अपने हर स्तर पर प्रयास कर रही है, मैंने गिनाया आपको लाइन से, क्योंकि उस पर चर्चा करेंगे तो पूरी रात बीत जाएगी। भारतमाला परियोजना, इनलैंड वाटरवेज परियोजना, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन एनआईपी परियोजना, टीपीपी मॉडल पर काम हो रहा है, शिक्षा नीति में बदलाव किए गए हैं, वुमेन एम्पावरमेंट पर काम किया गया है, एक्सपोर्ट पे छूट दिए जा रहे हैं, आईएफएससी इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे काम किए जा रहे हैं, बैंकों का मर्जर किया जा रहा है, कई सारे सेक्टर्स में पैसा लगाया जा रहा है, इन्वेस्टमेंट को बढ़ा, फॉरेन एफडीआईज को बढ़ावा दिया जा रहा है, एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया जा रहा है, सेल्स खुलवाए जा रहे हैं, एक्सपोर्ट ड्यूटी 0 की गई है जीएसटी में। तो ये सब सारी चीजें सरकार अपनी ओर से पूरी प्रयास कर रही है। दिक्कत क्या है कि दो पॉइंट पे दिक्कत आ रही है, एक प्रशासन के प्रशासनिक मुद्दों पे और दूसरा यूथ के मुद्दों पे। तो प्रशासन अपना काम ढंग से संभाल ले, और ऐसा ना हो कि अब कस्टम क्लियरेंस पे क्या होता था
कस्टम क्लियरेंस पे पहले के समय में इतने कॉम्प्लिकेशंस आते थे। आप कभी कस्टम क्लियर, मैंने 2-3 ऑडिट कॉम्प्लिकेशन, मतलब इतना रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है वहां पे। बिल्टी हुआ, ये हुआ, वो हुआ, मतलब इतने रिटर्न फाइल करने पड़ते थे। जीएसटी के बाद से काफी सारे रिटर्न को छूट मिली है उसमें। तो सरकार कहीं ना आपको बेनिफिट दे रही है ना कि आप एक्सपोर्ट करो, आप अपने, अगर आपका प्रोडक्ट उस लायक है कि एक्सपोर्ट, आपका डिमांड बढ़ रहा है तो आप करो ना एक्सपोर्ट। सरकार ने आपको व्यवस्थाएं दे रखी है, तो यूथ को आगे आए, व्यवस्थाएं सरकार दे रखी है, उसको भुनाए, उसको इनक्रेज कराए और टेक अवे ले कि मैं करूंगा और कंट्रीब्यूशन में योगदान दे। रिया चक्रवर्ती को फांसी दिलवा के और सुशांत सिंह को न्याय दिलवा के देश का भला नहीं होगा। सुशांत सिंह को न्याय दिलवाने के लिए कोर्ट और पुलिस है, वो दिलवाएगा, और गोस्वामी जी और वो लोग न्याय दिलवाएंगे तो ऐसे काम नहीं होगा। समझिए इस बात को। तो यूथ भटके मत। कोई भी चीजें, डिवाइस, अगर आपको टेक्नोलॉजी मिली है, अगर आपको इंटरनेट फ्री मिल रहा है, अगर आपको प्लेटफॉर्म्स इतने मिले हैं, इंस्टाग्राम पे रील सर्च करने के अच्छा रील बनाओ ना। आपको कोई प्लेटफॉर्म मिल रहा है तो सिर्फ कंज्यूमर मत बनो, उसके मेकर भी तो बनो। अगर आपको यूट्यूब पे वीडियो देखने पसंद है तो कंटेंट क्रिएटर भी बनो ना। तो वो बात है, यूथ के ऊपर सारा दारो मदार है। युग स्वर्णिम है, सरकार अपने उससे पूरा काम कर रही है। प्रशासन और यूथ के ऊपर जिम्मेदारी है कि वो स्वर्णिम कर पाता है कि नहीं कर पाता है। नुकसान भी यूथ का ही होगा, आने वाली पीढ़ियों का होगा, क्योंकि जिसका बीतना था वो बीत गया। मोदी जी भी चले जाएंगे 20, 25, 30, 40, 50, 60 साल बाद, सबका एक हो जाएगा। लेकिन यूथ को अपना पूरा पूरा देखना है आने वाली पीढ़ियों के लिए कि इस 10 साल में हम कितना बेहतर कर सकते हैं। यूथ समय बहुत बढ़िया चल रहा है, भारतीय बाजार अपरंपार है, संभावनाएं अपरंपार है। जितना स्किल निखार सकते हैं उतना निखारिए, और जितना व्यवसाय में दे सकते हैं, जितना कहीं से भी आप कुछ भी कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं करिए। तो देश हित में भी होगा, आपके लिए हित होगा, और आगे आने वाले पीढ़ियों के लिए भी सही। तो काफी अच्छा लगा और काफी लोग जुड़े भी हैं हमसे, मतलब हाँ हाँ, आज देख तो रहे बहुत लोग जुड़े हैं यार। हाँ, अच्छे खासे लोग देख रहे हैं, बस लोग चुपके चुपके देख रहे हैं, कमेंट नहीं कर रहे हैं। थोड़े बहुत लोग हैं हाँ जो हाँ, सही है। कम से कम थैंक यू उनको, मतलब बधाइयां तो दे दीजिए, या फिर सब समर्थन तो रहे। हाँ हाँ, कम से कम आप लोगों का समर्थन बस बना रहे, देख रहे हैं आप लोग, और वीडियो को शेयर करते रहिए आप लोग। क्योंकि हम लोग लाएंगे, ऐसा नहीं है। अगर आप लोग सोच रहे हो कि देखो मैं ये सोच रहा था कि ये वीडियो आएगी, ये नहीं आई, ऐसा नहीं है। आपकी वाली भी वीडियो हाँ, आएगी सब जल्द। आएगा, ये तो निरंतर काम है, कहीं निरंतरता। हाँ, एक हम्म, निरंतरता भी बहुत जरूरी होती है। किसी भी काम को अगर सफल बनाना होता है तो कंसिस्टेंसी और हम्म, परसिस्टेंस, कहते हैं ना, स्थिरता और दृढ़ता। कंसिस्टेंसी और हाँ परसिस्टेंट दो चीजें हैं, और दोनों चीजें हम लोगों के पास है, और तभी हम लोगों ने इसको शुरू भी किया है। और आपके लिए ले भी आ रहा है कंटेंट। आप कुछ कंटेंट बनाना हो बताते भी रहिए, मैसेज में बता सकते हैं कि अगला कंटेंट किस पे लाए हैं। हाँ हाँ। और आज तो काफी अच्छा लग रहा है, कितने लोग जुड़े हुए हैं। और दूसरी चीज ये कि मतलब क्या बोलते हैं कि हम लोग सोचिए 4 एपिसोड लगातार कर चुके हैं, बीच में हम लोगों ने बिल्कुल भी एक दिन भी ये नहीं सोचा कि मतलब नहीं आज छोड़ देते हैं, क्योंकि थोड़ा सा वो रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो रिजल्ट को मिल जाना है, एपिसोड को बरकरार रखना है। हाँ, आशुतोष, मैं ये सोच रहा था कि जैसे हमारा 10 एपिसोड ज्यों कंप्लीट होगा, तो जो कुछ हाँ एक अपने क्षेत्र के जो माहिर लोग हैं, जिन्होंने अपने हाँ हाँ लाइफ में कुछ सेगमेंट में कुछ किया है, मतलब अचीवमेंट है, उनको भी लिया जाए हाँ इंटरव्यू में। हाँ, मैंने 2-3 लोगों को से बात की है कि उनको भी, वो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, तो लोगों के लिए ज्यादा बेहतर होगा। जैसे आज उद्यमी की बात हुई है, तो 10 एपिसोड के बाद हम एक ऐसे लोग लाएंगे जो उन्होंने उद्यम के सेक्टर में काम किया होगा और सफलता स्थापित की होगी। तो ऐसे भी काम करेंगे हम आगे आने वाले एपिसोड में। हम्म। तो लोगों का समर्थन रहेगा तभी ना, क्योंकि लोग अगर समर्थन करेंगे तो हम भाई वैसे लोग दे लोगों रहे को हैं, वीडियो। समर्थन दे रहे, देखो समर्थन दे रहे हैं, अगर इनको समर्थन मानोगे तो समर्थन है इतना। इतने हाँ व्यूज, कोई आज के समय में टाइम निकाल के आपको व्यूज हाँ। दे रहा है, आपके साथ साथ बैठा आपके तो कंटेंट पे कुछ बात देख रहा है, तो ये अच्छी बात है ना। हम्म। अगर कोई 10 मिनट भी देख रहा है तो बहुत बड़ी बात है। और सबको थैंक यू जो लोग भी देख रहे हैं। अब मैं तो देख रहा था स्टार्टिंग में ही, स्टार्टिंग की थी रितेश यादव, एकता राय, राहुल राय, हिमांशु राय, ये सब व्यूअर रहे हैं। मुझे कुछ सही से दिख नहीं रहा है। और लोग अजय कुमार राय, रमदा निशांत राय, उपमा राय, मुद्रिका राय, आदित्य राय, बहुत लोग हैं, मतलब नाम नहीं ले सकता। अरविंद राज कुछ है, श्वेता राय,
चंदन राजभर, विवेक पांडे, उदयभान पटेल, मतलब बहुत नाम है। और अभी सोचिए कि चंद लोग हैं और इतने लोग ही इतने अच्छे से जुड़ रहे हैं। देखिए किसी का मैसेज आया है। दीपक कुमार हेलो बोल रहे हैं। हेलो भाई। हाँ दीपक कुमार, तो हाय हाय। तो देखिए आप लोगों का मुद्दा है, तो अगर आप लोग अगर चाहें तो कोई आप हमें मुद्दा दे सकते हैं अगले एपिसोड के लिए। और हाँ कैसा एक लगा दो ये मुद्दा जरूर। हाँ एक दो मुद्दा लोगों ने मुझे मैसेज किया हुआ है, मैं उसको नोट कर लेता हूँ और इस हाँ पे चर्चा करेंगे आज तो हम लोग की मुद्दा उठाया जाए नेक्स्ट वाले में, क्योंकि दो मुद्दे हैं तो एक पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। दो लोगों ने भेजा है मुझे, एक चंदन श्रीवास्तव जी हैं और एक हैं रामपाल कन्नौजिया। चंदन श्रीवास्तव, रामपाल कन्नौजिया, दो लोगों का मैंने नाम नोट कर लिया है। इससे उनका नोट किया हुआ है, इस पे चर्चा करेंगे आज दोस्त हम लोग कि इसमें दो में से कौन सा लिया जाए ना, तो अगले हम्म। सैटरडे के लिए। हाँ तो जो लोग भी हैं, आशुतोष, अच्छा दीपक कुमार जी धन्यवाद। अगर आप बने हुए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप हम्म, पूरी वीडियो देख सकते हैं क्योंकि हम लोगों ने इस पे बात किया है उद्यमशीलता को कैसे प्रारंभ करना है। और अगला वीडियो क्या होगा इस पे आप हमें राय दे सकते हैं। और हर शनिवार शाम 7:30 बजे आप जो है प्रत्येक शनिवार जुड़िए चर्चा के एपिसोड में, क्योंकि हम्म, हमें आपके अपने हितों से जुड़ी हुई बातें लेके आते हैं। ये बात नहीं लेके आएंगे कौन बनेगा अगला मुख्यमंत्री या फिर पाकिस्तान में टमाटर कितने महंगे बिक रहे हैं है कि नहीं। तो ये आपसे हाँ हाँ। मुद्दा। और एक देश है, एक लोकतांत्रिक देश है, तो यहाँ पे सबको कम से कम वो सूचना तक पहुंच तो होनी ही चाहिए कि आपके लिए क्या चीजें हो रही हैं। क्योंकि बहुत से लोग हम्म, उद्यम इसलिए नहीं शुरू कर पाते क्योंकि उन्हें लगता है कि कुछ ऐसा है ही नहीं कि हमें कुछ मिले, है कि नहीं। तो पहले आप कम से कम, क्योंकि हर लोकतंत्र का मतलब ये भी है ना कि सबकी सार्वभौमिक रीच होनी चाहिए सूचना तक। हम्म, जो सही हम्म, बातें हैं उस तक की रीच होनी चाहिए। और ये जो सारी हम्म, बातें हम लोग कर रहे हैं ये आपको कहाँ मिलेगा? इंडियन एक्सप्रेस में मिलेगा, या द हिंदू हम्म, में मिलेगा, या सही बात। क्या बोलते हैं जो इंग्लिश न्यूज़पेपर जितने हैं, उसी में मिलेंगी ये सारी बातें। हाँ आदित्य गोयल जी है कह कि रहे हैं सही चर्चा हुई। थैंक यू हाँ। आदित्य। हाँ थैंक यू थैंक यू। तो वही मैं बोल रहा था कि ये इंग्लिश के अखबारों में सिर्फ ये चीजें मिलेंगी आपको जितना आप खोलेंगे। और इंडियन एक्सप्रेस कौन पढ़ता है बताइए आप? इंडियन एक्सप्रेस वही पढ़ते हैं जो यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं लोग, वो पढ़ते हैं। हम्म, या फिर द हिंदू कौन पढ़ता है? वही लोग पढ़ते हैं जो काफी इंटेलेक्चुअल हो, वही पढ़ते हैं। जैसे मैं द हिंदू पढ़ता हूँ, बाकी कोई हम्म, अभी नॉर्मल व्यक्ति को दे दिया जाए कहाँ पढ़ेगा हिंदी? नहीं पढ़ेगा। सही बात है। हाँ ये चीज है। और मेरे ख्याल से अच्छे खासे लोग जुड़ रहे हैं और सबका समर्थन, साइलेंट समर्थन है। ये बहुत अच्छी हम्म, चीज है। अ, लोकतंत्र में आपके विचार चाहिए। अगले सैटरडे का वेट रहेगा। पोस्टर कब तक पोस्टर कब आएगा? तक आएगा? वो हाँ तो पोस्टर कब तक आएगा भाई, को बता दो कब तक आएगा। देखिए जो है कि मैं अब जल्दी हम सोचेंगे कि जल्दी पोस्टर आ जाए। हो सकता है कि कल या परसों तक पोस्टर आ जाएगा। और क्योंकि टॉपिक आज हम लोगों को कवर करना पड़ेगा मेरे ख्याल से, क्योंकि कई सारे मैसेज आए हैं मेरे पास भी, तो देखेंगे। पिछले वीडियो के बाद से ही कई सारे मैसेज आए थे मेरे पास। और हालांकि उस वीडियो के कुछ व्यूअर्स लोग आज हैं नहीं, हो सकता है बाद में देखेंगे ऑफलाइन होने के बाद। तो पोस्टर आएगा, आप देख लीजिएगा सब जो भी हो। प्रकाश जी आप भी कुछ अगर कहना चाहें तो बोल सकते हैं, फिर हम लोग उसके बाद विदा लेते हैं। नहीं काफी चीजें तो कवर हो गई हैं इसमें। कभी हाँ कुछ जो सरकारी परियोजनाओं का है कभी विस्तृत चर्चा किया जाएगा धीरे धीरे आगे के एपिसोड्स में। और गुरु पूर्णिमा की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और बिना हाँ। गुरु बिना ज्ञान संभव नहीं है, ये तो बात है कि सब जो यहाँ पे हैं, जो सुन पा रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो हम लोग बोल भी रहे हैं, सब गुरुओं की ही देन है, ताकि हम दो चार अक्षर पढ़ के कुछ बोल पा रहे हैं, कुछ सुन पा रहे हैं, आप लोग समझ भी पा रहे हैं, तो ये सब किसी न किसी गुरु की ही देन है। तो गुरु सभी गुरुओं को प्रणाम है मेरा, और सबको हम्म। हार्दिक बधाई। चलिए तो फिर धन्यवाद। और जब पूरे एपिसोड मतलब लोग जुड़े रहे हैं ये बहुत बढ़िया लगा मुझे। मतलब आज कि मतलब पूरे एपिसोड 4 5 5 7 8 10 5 7 6 4 इतने लोग जरूर जुड़े रहे हैं, तो काफी अच्छा लगा है। तो मेरे ख्याल से अच्छा खासा आ रहे हैं और लोग देख रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि लोगों को लग रहा है कि हाँ ये चीज है, हमारे हितों से जुड़ी बातें हैं। सही बात है। चलिए
हाँ नमस्कार। ठीक है आशुतोष, हाँ चलेंगे, मिलते रहेंगे फिर। हाँ सबको नमस्कार भैया, थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल, गुड इवनिंग। शुभ रात्रि।